अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद, भली करे आया जी आया नू वशत के पखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मेरे साथ है मेरी बहुत ही अच्छी, बहुत ही नेक को एंकर महक असलम। महक अस्सलामुअलैकुम आपको भी, और उम्मीद करते हैं कि हम आपके खैरियत से होंगे आप। जी बिल्कुल फैसल, वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। एक और नए की वैसे सुना सुना लग रहा है कि हमेशा मर्द हजरात की अपनी बीवियों को कहते हैं कि एक हो लेकिन नेक हो। है, चलें हम आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और जुम्मा मुबारक तमाम देखने वालों को। और मुबारक दिन के हवाले से अगेन वही बात है कि फैसल, हम जब रोज़ाना अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं तो एक अच्छी बात शेयर करते हैं। और वो अच्छी बात शेयर करने का मकसद जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं ना, वो यही होता है कि भाई आप अपनी ज़िंदगी में इसको, आप अपने पूरे दिन में सोचें कि आपकी ज़िंदगी में ये अच्छी बात कहाँ पर फिट होती है, या ये अच्छी बात जो है आपके ज़हन पे कितना असर रखती है। वो इसलिए फैसल, क्योंकि मुझे लगता है कि जितनी अच्छी बातें अब तक हम शेयर कर चुके ना, उनसे मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली पाई है। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि यार वाकई ऐसा हो सकता है, वाकई हमें ये करना चाहिए। तो आज की अच्छी बात ये कि बेशक मुश्किल वक्त जो है वो बता कर नहीं आता, मगर सिखा कर और समझा कर बहुत कुछ जाता है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल लम्हा है, कोई ऐसी चीज़ अल्लाह ताला ने आपसे ले ली है जो कि आपके लिए बहुत प्यारी थी, कोई ऐसा वक्त आपने देखा जिसके बारे में आपने कभी उम्मीद भी नहीं की थी, तो यकीन करें वो वक्त गुजर जाता है, लेकिन उस वक्त में जो आपने सबक सीखा होता है, जो सब्र किया होता है और जो समझदारी के साथ आपने उस वक्त में स्टेप लिया होता है ना, वो फिर बाद में आपको समझ आती है कि अच्छा ठीक है, मैंने उस वक्त से ये सीखा था और मैंने उस वक्त में समझदारी का काम किया था। क्योंकि फैसला हमें पता है कि बहुत सारे लोग मुश्किल वक्त में पैनिक कर जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि उन्होंने करना क्या है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, नेगेटिविटी उन्हें घेर लेती है। तो हमेशा अगर कभी भी आपकी ज़िंदगी मुश्किल वक्त है ना, तो हमेशा उसको पॉजिटिविटी के साथ देखें। क्योंकि कुरान पाक में खुद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मुश्किलात के साथ आसानी है। हम कहते हैं कि शायद मुश्किल के बाद है, जब मुश्किल आती है उसके साथ ही कोई ना कोई आसानी का रास्ता होता है, लेकिन हम देख नहीं पाते क्योंकि हम शायद मुश्किलात की वजह से इतने अंधे हो जाते हैं, इतनी नेगेटिविटी में चले जाते हैं कि हमें वो आसानी का रास्ता नज़र नहीं आता। फैसल बिल्कुल महक, और जब आप आसानी की बात कर रही हैं तो हम ज़रा लाहौर की अगर बात करें तो वहाँ आजकल माहौल के हिसाब से बिल्कुल भी आसानी नहीं है। कभी पहला, कभी दूसरा, कभी तीसरा नंबर है। ये हम कोई शहरों की अपग्रेडेशन की ग्रेडिंग नहीं दे रहे, ये स्मॉग का मसला है, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स का मसला है। और आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, इससे कई बीमारियां जन्म ले रही हैं। इसको कैसे काबू में रखा जाए, माहिर माहौलियात से आज हम इस पर पूरी बात करेंगे। महक, इसके अलावा जब माहौलियात की बात करते हैं तो माहौलियाती तब्दीली जो है वो दुनिया भर में मसाइल का सबब बनती आ रही है। क्लाइमेट चेंज पे फैसल आप भी इतनी बात कर चुके हैं, आप इतने आउटडोर्स करके आए हैं, लेकिन कराची में चंद सालों में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक जा सकता है, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। क्योंकि कराची में तो वैसे बड़ी गर्मी होती है, सर्दी तो आती नहीं है वहाँ पर। हम तो रोते ही रहते हैं कि सर्दी आए तो स्वेटर्स वगैरह पहने, ये शौक लाहौर में हम पूरे कर लेते हैं। तो आज इस पर भी हम बात करेंगे। एब्सोल्युटली। और स्वात में सैलाब से होने वाली तबाहकारियाँ, जैसे कि महक ने कहा कि हम मौसम के हवाले से बात करते हैं, तो तबाहकारियाँ जो हुई हैं, क्या रिहेबिलिटेशन अब तक हुई है वहाँ पे, या ऐसे मौसम में कि जहाँ बर्फ़ हो गया होगा पूरा स्वात, राइट फ्रॉम मिंगोरा टू कलाम और फ्रॉम कलाम टू वापस मालम जब्बा, तो वहाँ पे क्या सिचुएशन है, लोग क्या कर रहे हैं हमने भाइयों की मदद के लिए, इस हवाले से भी महक आज हम बात करेंगे। इसके अलावा आईटी सेक्टर में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा तब्दीली जो कि पॉजिटिविटी के साथ आई है, कि बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। पाकिस्तान के जीडीपी में इसमें बहुत बड़ा किरदार आईटी सेक्टर ने अदा किया है और रोज़गार के नए नए मौके पैदा हो रहे हैं। और फैसल, जो हमारी नई जनरेशन है ना, उनका रुझान भी अब ज़्यादा आईटी की तरफ है। आईटी सेक्टर में किसी भी स्टूडेंट से आप पूछ लें जो आईटी करता आपको नज़र आता होगा, उसको ये टेंशन नहीं होगी कि मुझे नौकरी नहीं मिलनी, क्योंकि अब हमारे मुल्क में आईटी सेक्टर में काफ़ी तब्दीलियाँ, काफ़ी तरक्कियाँ और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बच्चों को मिलने लगी हैं। तो ये कितना इन फ्यूचर हमारे लिए फ़ायदेमंद है, इस पे भी आज हम बात करेंगे। एब्सोल्युटली। और सिंध में ख़ातीन बच्चों के अगवा, जिनसी ज़्यादती, घरेलू तशद्दुद के वाक़यात में हम देख रहे हैं कि इजाफा हुआ है। SSDO ने रिपोर्ट जारी कर दी है। अब ये सब क्यों हो रहा है, आगे चल के इस पर भी आज हम बात करेंगे। और इसके अलावा हम क्रिकेट पर भी बात करेंगे। पाक इंग्लैंड सीरीज़ का जो है वो हम देखेंगे कि आज मुल्तान में जो है क्या पाकिस्तान की टीम करने वाले हैं, क्योंकि उम्मीद तो हमें बहुत होती है, लेकिन
अगेन वही बात है फैसल कि हमारी जो पाकिस्तानी टीम है ना वो कहीं ना कहीं लड़खड़ा जाती है और दुआएं हमारी सारी रहेगा चली जाती हैं। नहीं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस बार ऐसा ना हो। मुल्तान की कंडीशन ऑब्वियसली पिंडी से यकसर मुख्तलिफ होने जा रही है, टू द फैक्ट कि वहाँ पे 16-17 साल बाद टेस्ट मैच होने जा रहा है। आखिरी टेस्ट वेस्ट इंडीज़ से हुआ था और इतनी अच्छी बात है कि जो ये लोग होटल पहुँचे थे इंग्लिश क्रिकेटर्स, तो जेम्स एंडरसन की जो 16 साल पुरानी तस्वीर थी जिस वक्त वो इंग्लैंड टूर करने आए थे, तो वो तस्वीर दिखा के उन्हें जो है वो वेलकम किया गया। सो इट वाज अ मेमोरी लेन बैक फॉर हिम। इसके अलावा जी 9 दिसंबर आज करप्शन से निजात का आलमे देने में हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा इशू, जिसकी वजह से हम पता नहीं कौन कौन सी अक़वाम से महक पीछे हैं फैसल। और देखें कि ये वो चीज़ है जिसमें आपका छोटे से छोटा एक दुकान वाला जो है ना वो भी आपको करप्शन करता दिखाई देगा। एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक टाइम पे हम आउटडोर कर रहे थे तो हमने एक मैकेनिक के पास में गई और मैंने उससे ये कहा, मशीन थी और वो बिल्कुल ठीक मशीन थी, और उसे ये कहा कि अच्छा इसमें ना कुछ नुक्स है लेकिन समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज़ आप ज़रा देख के ना इसको ठीक कर दें। उसने अपनी तरफ से कोई इसमें से नुक्स निकाला और उसने कहा जी बाजी इसके इतने पैसे बनेंगे और ये इतने पैसों में, और वो मशीन बिल्कुल ठीक थी, उसके अंदर कोई नुक्स नहीं था। आप कहना ये चाह रही हैं कि छोटे जिसको जहाँ मौका हाथ लगे, एक बंदा जो चाहे छोटी दुकान वाला भी है वो भी आपको करप्शन करता दिखाई देता है। एब्सोल्युटली। तो यकीनन ये एक ऐसा मरज़ है जो वबा की शक्ल जो है वो इख्तियार कर चुका है, माशरे को खा चुका है। हम सब जानते हैं कि इस मूजी मरज़ ने हमारी समाजी, सियासी, रूहानी ज़िंदगी को तबाह करके रख दिया है। करप्शन की लानत से निजात हासिल करने के लिए सख्त इक़दाम की ज़रूरत है ताकि हम आगे बढ़ सकें। और इसके अलावा साथ साथ महक देखें, आपकी भी माशाल्लाह शादी हुई और दीगर लोगों की भी अनकरीब होने जा रही है। बहुत से लोग फोटोग्राफी करवाते हैं, बहुत से लोग जो है वो दीगर जो है वो वीडियोग्राफी कराते हैं, और बहुत से लोग ये भी पोस्ट करवाते हैं कि वो इतने अच्छे एनिमल लवर्स हैं। तो हाल ही में बहुत सारी चीज़ें वायरल हुई। कोई अमीर पार्टी है ना और वो किसी गोल्फ कोर्स में शादी कर रहा है, तो वहाँ पे एक खूबसूरत सा स्टालियन होता है और उसको लड़की हाथ पे रख के वो कर रही होती है प्यार, और जी वो तस्वीर आई भी होती है। अभी ये देखें कि ये एक यूट्यूबर जोड़ा है, यूट्यूबर, टिकटॉकर, व्हाटएवर, और इन्होंने एनिमल लवर होने की शानदार मिसाल कायम करते हुए गधे का बच्चा गिफ्ट किया अपनी वाइफ को। गधे का बच्चा गिफ्ट किया अपनी वाइफ को यार, मतलब तो ये मैं क्या बोलूँ इस पे। मैं गधे का बच्चा मैं नहीं आप बिल्कुल बोले, आपका हक है बोलना, और आपको ये कुर्सी इसलिए दी है ताकि आप बोलें, लेकिन देखिए अब मैं आपको मौका देता हूँ बोलने का। बिल्ली का बच्चा गिफ्ट करते हैं। हाँ, अच्छा देखिए, मैंने एक चीज़ देखिए स्पेशली पाकिस्तान में कि सोशल मीडिया पे मशहूर होने के लिए मतलब कुछ भी कर लो, कुछ भी आप कर सकते हैं तो भाई वो कर लो। यानी आप मशहूर हो गए, आपको लाइक्स मिल गए, आपको फॉलोअर्स मिल गए, फिर आप जो हैं वो दीगर प्रोग्राम्स में चले जाते हैं। आपने ये बिल्कुल सही निशानदेही कराई थी। सो इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम किटन्स। बिल्ली के बच्चे से शुरू हुआ था मामला और वो अब यहाँ तक आ गया। हाँ। ये अच्छा एक तस्वीर तो गधे के बच्चे, मुझे तो डर है फैसल आने वाले वक्त में कोई अपनी बीवी को हाथी का बच्चा। अरे ये भी हो चुका है भाई, ये भी हो चुका है, मतलब कि हाँ ना। और हम कोशिश करेंगे कि दिखाने की, अगर आ जाती है तब तक हमारी टीम के पास, कि जी वो यही जोड़ा जब अपनी मेहंदी इसने सेलिब्रेट की तो वो जो जैसा आप कह रहे थे नहीं, हाथी का बच्चा नहीं, पूरे हाथी के साथ इन्होंने सेलिब्रेट की है। अब देखें मैं इसमें तो आपसे भी सवाल हो सकता है ना कि जब कोई मैचेस होते हैं तो आप क्यों कहती हैं कि जी समा की मलका ने इस वाली टीम के पास जाके, देखिए ये इस पर आपको अपने आप को भी ब्लेम करना चाहिए, हमें अपने आप को भी ब्लेम करना चाहिए। देखें अब हाथी तो निकल गया, दुम रह गई, वो हाथ नहीं आ रही, तो हम आगे बढ़ते हैं। हम क्यों हाथी का इंतज़ार करते हैं। और लेट्स टॉक अबाउट something good which is happening in IIT। पाकिस्तान IT सेक्टर में पिछले कुछ वर्षों में ज़बरदस्त तरक्की और कामयाबियां समेट रहा है। मौजूदा साल IT बरामदात $2.6 बिलियन की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं, विच इज़ अगेन बहुत कम है, लेकिन फिर भी हमारा तो रिकॉर्ड है। हालिया बरसों में IT इंडस्ट्री में इजाफे के नतीजे में पेशावर अफराद के लिए आला मुआवजे वाली मुलाजमतें फराहम की गई और उनके लिए अच्छी तनख्वाहों वाले रोज़गार के मौके भी पैदा किए गए। इसने सरकारी और निजी कारोबारों को भी खुशहाल होने में मदद फराहम की है। एंड टू द फैक्ट कि पाकिस्तान की GDP में 7% हिस्सा डालने वाली ये सनत
अपने अंदर बेपनाह तरक्की के मौक़े रखती है। तो हम कहाँ खड़े हैं दुनिया के मुकाबले में, और मज़ीद क्या सूरत हाल हमारी बेहतर हो सकती है? पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसिंग एसोसिएशन के चेयरमैन ज़ुहैब खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब, वेलकम टू द शो, और उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। ज़ुहैब साहब, ये बताइए कि ऑब्वियसली पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान में एक बूमिंग इंडस्ट्री है, ऑल्दो के कई सारी मुश्किलात भी हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि अब तक पाकिस्तान में इस पूरी इंडस्ट्री ने, इस आईटी सेक्टर ने कैसा रिस्पॉन्ड किया है, ये ज़रा मुझे बताइए। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आज समय में बुलाने का। देखिए, आईटी तो इस वक्त पूरी ग्लोबली जो है दुनिया में इस वक्त उनकी डिमांड बहुत है, और पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पे कोविड पोस्ट कोविड अपॉर्चुनिटीज़ इतनी निकली हैं जिस पे पाकिस्तान की ग्रोथ अगर आप देख लें 3-4 सालों में तो बहुत तेज़ी से आगे गई है। अब यहाँ पे हमारी सूरत हाल आ जाती है कि हम कहाँ खड़े हैं। इस वक्त हम लोग गवर्नमेंट जो है वो ज़ाहिर है हमें स्किल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लोगों को ट्रेन करें। जो हमारा यूथ है इस वक्त बड़ा कंसर्न है कि उनको हम इतना ट्रेन करें आईटी के लिए कि उनको एम्प्लॉयबल बनाएं। और ज़ाहिर है इस वक्त हमारी जो ईज़ ऑफ डूइंग की बिज़नेस की चीज़ें और मज़ीद अगर आसान होती हैं तो हम ग्लोबली अपनी सर्विसेज दुनिया भर में बहुत आसानी से बेच सकते हैं और चीज़ें कर सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान जो है इस वक्त ऐसा टैलेंटेड पूल है जो इनको सिर्फ इनेबल करने की ज़रूरत है, इनके लिए आसानी पैदा करने की ज़रूरत है, और बहुत ही इस वक्त लॉन्च पैड पे हैं हम। और ये वो वाहिद सेक्टर है इस वक्त, हमारे प्राइम मिनिस्टर की भी मेन हमारा इस पे फोकस है कि ये वाहिद सेक्टर है जो कि हमारे इस पाकिस्तान को माशी जो सूरत हाल से गुज़र रहा है वो बचा सकता है और बहुत आगे लेके जा सकता है। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइएगा कि अभी रिसेंटली वज़ीर बराए आईटी जो अमीनुल हक हैं, उन्होंने न सिर्फ ऐलान किया बल्कि उस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी हो चुका है कि आईटी पार्क बनाया जाएगा और उससे 20,000 एम्प्लॉयमेंट्स जो हैं वो जनरेट होंगी। आपको लगता है कि ये इक़दाम काफ़ी है या मज़ीद कुछ होना चाहिए? सर, बहुत आपने अच्छी बात की कि आईटी की एक्सपोर्ट के लिए सर 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं: स्किल, इंफ्रास्ट्रक्चर और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस। अगर आईटी पार्क और आईटी पार्क से रिलेटेड उसके इंसेंटिव्स हमारी स्टार्टअप्स या मिड कोर कंपनीज़ के पास वो आएगा तो ज़ाहिर है बैठने के लिए जगह चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए। और ये तो मेन शहरों की मैं बात नहीं कर रहा, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी तो डिफरेंट शहरों में भी इस वक्त काम कर रही है जहाँ एक बिल्डिंग एक इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको अच्छी कनेक्टिविटी हो, इंसेंटिव्स हो। क्योंकि इंसेंटिव्स के बगैर हमारे चाहे वो फ्रीलांसर हों, स्टार्टअप हों या बड़ी कंपनीज़ हों, उनके लिए हम बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन स्किल पे हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी से हमारे यहाँ लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं वो 80-90% जो हैं वो एम्प्लॉयबल नहीं हैं। उसके लिए हमें जो दुनिया भर से डिमांड है स्किल की कि हमें क्या चाहिए, उनको ट्रेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिस पे इनिशिएट हो रहा है। और तीसरा ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, उसमें जितना आप फ़ॉरेन एक्सचेंज रिपेट्रिएशन को फोकस करेंगे, लोग यहाँ से आसानी से बाहर पेमेंट्स कर सकेंगे, उतना ही हम ग्लोबली आगे लेके जा सकते हैं। इस वक्त दुनिया ये सोच रही है कि पाकिस्तान को हम अपना डिलीवरी सेंटर के लिए सोचें, अपना हब बनाएं। तो इस वक्त जो हमारे पास टैलेंट है, क्योंकि एक मेजर परसेंटेज हमारे पास यूथ की है, अगर आज हम इनको ट्रेन करना शुरू कर दें तो मल्टी थाउजेंड या मल्टी लाखों में लोग जो हैं वो इस वक्त हमारे एम्प्लॉयबल हो सकते हैं, चाहे वो बीपीओ के हों, डेवलपमेंट के हों, सर्विसेज के हों। सही। अच्छा ज़ुहैब साहब, मुझे ये बताएं कि ख़ित्ते में हमने देखा है कि भारत एक बहुत बड़ी आईटी ताकत है, इस हवाले से भी हमें फिर यकीनन परेशानी का तो सामना होगा। देखें, हमें कंपैरिजन बिल्कुल बाकी बांग्लादेश है, दूसरे ममालिक है, ग्रोथ है। हम पाकिस्तान इस वक्त मेक इन पाकिस्तान पे हमें बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। हम सर्विसेज की बात तो कर रहे हैं, हमें बीइंग अ पाकिस्तान हमें प्रोडक्ट भी आगे लेके जाना चाहिए। हमें एज अ मेक इन पाकिस्तान को फोकस करना चाहिए कि एज अ प्रोडक्ट हम दुनिया भर में बेच सकें। तो उसके लिए ज़ाहिर है जो ग्रोथ है पिछले 2-3 सालों में, अगर हमारी चीज़ें आसान होती हैं, हम स्किल और बेहतर बनाते हैं, तो ग्रोथ हम बहुत तेज़ी से आगे लेके जा सकते हैं। इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं कि पाशा पहली दफ़ा इस दफ़ा पाकिस्तान में बहुत सालों की कोशिशों के बाद एपेक्टा अवार्ड्स पाकिस्तान में होस्ट हो रहे हैं इन दिनों में, और कोई 150 से ऊपर आईटी के फॉरेन डेलीगेट्स पाकिस्तान ये आए हुए हिस्सा ले रहे हैं।
तो इस किस्म के और लोग आएंगे यहाँ पे, कोलैबोरेशन करेंगे, साथ काम करेंगे, तो इन सब चीज़ों से हमें बहुत फ़रोग मिलेगा इस वक्त। अच्छा ज़ुहैब साहब, स्किल सेट की जब हम बात करते हैं, हम देखते हैं कि एक तो हमारे यहाँ ब्रेन ड्रेन जो है वो बड़ी तेज़ी से होता है, और ख़ास तौर पे जब से आईटी सेक्टर ने एक बूम पकड़ा है तब से यहाँ का बच्चा नहीं रुकता। अब उसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, फ्रॉम जॉब क्रिएशन टू सोशल सिक्योरिटी। तो क्या आपको लगता है हमें इस ब्रेन ड्रेन को कैसे रोकना चाहिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू दिस सेक्टर? बहुत अच्छी बात आपने की। देखेंगे सप्लाई डिमांड का रियल सिचुएशन है। हम इस वक्त ब्रेन ड्रेन में रिमोट हायरिंग भी हो रही है या लोग जा रहे हैं, इसका एक वाहिद सलूशन है ट्रेन करें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को स्किल प्रोवाइड कर देंगे, इस वक्त हमें लोकल भी जो है, इस वक्त बड़ी लोगों की डिमांड ज़रूरत है। लोग कंपनीज़ को, हमारे आईटी कंपनीज़ को नहीं मिल रहा है, लेकिन जितना हम उनको ट्रेन कर देंगे, स्किल दे देंगे, और वो स्किल जो इस वक्त दुनिया में चाहिए, तो हमें बहुत जल्दी इस चीज़ से हम आगे लेके जा सकते हैं। क्योंकि हमारे पास माशाल्लाह 20 करोड़ 21 करोड़ लोगों की जब आपके पास तादाद हो, उसमें मेजॉरिटी हिस्सा आपका यूथ पॉपुलेशन हो जो कि इस वक्त ट्रेन हो सकता है। तो अगर हम आज एकदम शुरू कर देंगे तो आगे कुछ सालों के अंदर इस वक्त हमारे पास स्किल की प्रॉब्लम नहीं होगी। सही। तो ज़ुहैब साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं ना इक़दामात, तो आपकी नज़र में वो इक़दामात कौन कौन से हैं जो कि किए जाए, और ज़ाहिर है फिर हमारा टैलेंट बाहर जाके वहाँ के लोगों के लिए काम करे, इससे बेहतर है कि हम अपने टैलेंट को यहाँ पर रोकें। तो वो कौन से इक़दामात हैं आपकी नज़र में जो होने चाहिए? देखिए, सबसे पहले ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग के लिए आप इस वक्त गवर्नमेंट इस वक्त बहुत सारी चीज़ों पे हमारे साथ बातचीत कर रही है, जिसमें हमारे जब ग्रेजुएट्स यूनिवर्सिटी से निकलते हैं तो वो 15 से 20% भी एम्प्लॉयबल नहीं होते। तो उनको अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री ख़त्म होने से 6 महीने साल पहले, जैसे मेडिकल में हाउस जॉब होती है, तो हम क्यों ना आईटी के अंदर भी एक ऐसी चीज़ लेके आएँ कि वो आखिरी का 1 साल या 6 महीने इंडस्ट्री में गुजारे। तो जब वो वहाँ पे सीखता है तो उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। इसी तरह बूट कैंप्स स्टार्ट करें, शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन शुरू करें, कि जितनी जितनी हमारी सर्टिफिकेशंस भी होती चली जाएंगी साथ साथ, उसमें ये कि वो एम्प्लॉयबल तैयार होते चले जाएंगे। जब हमारे अभी हम कर भी रहे हैं एक पाशा बूट कैंप पे, इसमें अलायंस पार्टनर है, तो उसमें अभी हम कोई 5000 बंदों की ट्रेनिंग के लिए काम कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का सपोर्ट प्रोग्राम है। तो अगर हम ये चीज़ों को इनिशिएट करें, इसमें हम बहुत तेज़ी से आगे निकल सकते हैं। सोल्यूशन और दुनिया भर में ही ऐसे हो रहा है। सो अच्छी बात ये है कि गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी और इनसे एसोसिएटेड इदारे इस पे काम कर रहे हैं। बट हम स्किल के साथ साथ हमारे जो बिजनेसेस करने की आसानी है, उनको भी हम जितना जल्दी अच्छे से एग्जीक्यूट करें, तो हमें ज़ाहिर आईटी कंपनीज़ को, स्टार्टअप्स को मैं दोबारा कहूँगा, फ्रीलांसर्स भी हैं, क्योंकि फ्रीलांसर्स एक लिमिट तक काम करते हैं। कल की उनको कंपनी बनानी है, तो जब उनके लिए एक कंपनी बनेगी तो वो एज अ कंपनी दुनिया भर में एक्सपोर्ट करेंगे, ना कि इंडिविजुअल। अच्छा ज़ुहैब साहब, एक मेरा सवाल, और थोड़ा सा ये इस पर ज़रा फोकस कीजिएगा। हमारे यहाँ मेडिकल स्टूडेंट्स जब फाइनल ईयर में होते हैं तो उनकी हाउस जॉब एक हॉस्पिटल में हो रही होती है, यानी कि वो पढ़ाई के साथ साथ रियल टाइम एक्सपीरियंस गेन कर रहे होते हैं। डू यू थिंक इन फ्यूचर, चाहे हमारा इंजीनियरिंग सेक्टर हो या आईटी सेक्टर हो, हमें इस तरीके की जो गैप है उसको ब्रिज करने की ज़रूरत है? बिकॉज हमारे स्टूडेंट को, जो चाहे वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हो, कॉमर्स का हो या फिर आईटी बैकग्राउंड का हो, उसको इंडस्ट्री से हम आहंग होते होते भी टाइम लगता है। तो डू यू थिंक ये जो गैप है इसको ब्रिज होना चाहिए? जी बिल्कुल सर, इसको बहुत ज़रूर ब्रिज होना चाहिए, और इसका तरीका यही है कि बजाय इसके कि वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट या डिग्री लेके इंडस्ट्री में आए, वो पहले से ही अपना टाइम जो है वो इंडस्ट्री में गुजारे, कंपनी में बैठे, और मैंडेट करे यूनिवर्सिटी कि उसने इंडस्ट्री में बैठ के वहाँ से प्रॉपर सर्टिफिकेट लेके इसने वहाँ काम किया, एग्जीक्यूट किया है। क्योंकि अभी जो वो एक शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप पे कोई आता है रिसोर्स, तो एक सीरियसनेस डिफरेंट होती है कंपनी की कि जो वो जल्दी चला जाएगा, लेकिन जब वो आता है एक ऐसे टाइम पे, तो आई थिंक, और उसके साथ साथ एक और भी चीज़ कि वो जो राइट स्किल की डिमांड की ज़रूरत है वो कैरिकुलम का हिस्सा बने, वो उनके कोर्स का पार्ट बने, कि वो राइट उस चीज़ पे भी ध्यान दें अपनी इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस के साथ साथ, कि जो इस वक्त डिमांड ड्रिवन इंडस्ट्री है हमारी। अच्छा ज़ुहैब साहब, ये आपने जो करिकुलम की बात की, हमारे यहाँ अदर देन आईटी सेक्टर, हमारे तो करिकुलम आपको पता है कि वो कहाँ है और दुनिया का करिकुलम कहाँ है, लेकिन आईटी क्योंकि दौर जदीद के साथ तब्दील होता रहा है, आगे बढ़ता रहा है,
तो आपको लगता है कि हमारे यहाँ जो करिकुलम है दैट मीट्स द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, या बाकी एजुकेशनल डिसिप्लिन्स के वाला ही हाल है कि हमारा भी जो आईटी करिकुलम है एट दैट लैग्स बिहाइंड? सर डेफिनेटली इट हैज़ अ लॉट ऑफ लैग्स इन टर्म्स ऑफ के जो हमें इस वक्त दुनिया में हमें जिस किस्म के डेवलपर्स की ज़रूरत है, और इसीलिए हम ये बात कर रहे हैं कि जो हमारे लोग चाहे वो ग्रेजुएट हो रहे हैं या हम बूट कैंप्स बना रहे हैं या स्किल ट्रेन कर रहे हैं, उनकी इंटरनेशनल लेवल की सर्टिफाइड हो, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन हो, क्योंकि फ़ॉरेन कस्टमर ये देखता है, वो टेस्ट लेता है प्रोग्रामर से कि उसका स्किल सेट क्या है। तो अगर हम उस किस्म की सर्टिफिकेशंस को इंडोर्स करें तो ज़ाहिर है ये वो चीज़ अश्योर करेगा कि उनकी ट्रेनिंग सही हो रही है। और कैरिकुलम जैसे अभी मैंने आपको बात की कि हम बूट कैंप पे बना रहे हैं, हमारा तो प्राइवेट सेक्टर भी जो है इस वक्त ट्रेनिंग में शुरू हो गया है, क्योंकि इस वक्त डिमांड सर इतनी है, ये इंडस्ट्री रुकने वाली नहीं है। इस वक्त इतना इस पे इनोवेशन पे काम हो रहा है, डिमांड पे काम हो रहा है। सो आई थिंक एकेडमिया और इंडस्ट्री इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है कैरिकुलम अपडेट करने के लिए भी, और उस पर काम चल रहा है। सही है। अच्छा सुहेब साहब, मैं लास्ट में कमेंट आपका लेना चाहती हूँ। अब जैसे कि हमने देखा कि अमीनुल हक साहब जो है वो अनाउंस कर चुके हैं आईटी पार्क के हवाले से, विच इज़ वेरी गुड कि आपको एम्प्लॉयमेंट के मौके मिल रहे हैं ये। लेकिन क्या बाकी फील्ड्स की तरह ये सिर्फ एक वो नहीं हो जाएगा कि हमने देखा है कि एक टाइम पे इंजीनियर्स के लिए बड़े मौके मिलते थे नौकरी के, अब कोई इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता क्योंकि उन्हें पता है जी कि नौकरी नहीं मिलती। तो ऐसा तो नहीं होगा कि एक टाइम पे हम आके देखेंगे कि आईटी सेक्टर में भी हमने ये देखा, अभी तो ऐलान हो गया, अभी तो आईटी पार्क बन जाएगा, अभी तो नौकरियां मिल जाएंगी, लेकिन बाद में इसका फ्यूचर, अगर इस हवाले से मैं उस हवाले से आपका कमेंट लेना चाहूँ तो उस पर क्या आप कहेंगे? देखिए मैंने जैसे कहा कि आईटी पार्क्स, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन जो बहुत इस वक्त ज़रूरत है, चूँकि इनका आपस में कनेक्टेड है कि जब आपके लोग ट्रेन होंगे तो उनको बैठने के लिए जगह चाहिए, और जब आपको आईटी पार्क जैसी चीज़ें या स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन जैसी जगहें और इंसेंटिव्स मिलेंगे तो ईज़ ऑफ डूइंग होगा, और ना सिर्फ पाकिस्तान की कंपनीज़ को फ़ायदा होगा, ग्लोबल कंपनीज़ भी पाकिस्तान आएगी कि इनके पास एक स्टेट ऑफ द आर्ट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ुहैब साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान की आईटी सेक्टर दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, पाकिस्तान की जीडीपी में अहम किरदार अदा करे, क्योंकि आने वाला वक्त, वैसे तो जो वक्त आ चुका है वो भी आईटी का ही है, लेकिन इससे बाद भी जो वक्त आएगा दैट्स ऑल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अब ज़रा लाहौर की है बात करेंगे, जहाँ पर स्मॉग का राज है। सब उठते हैं, ये शाम ढलती है, हम देखते हैं कि हर तरफ स्मॉग के साए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जन्म ले रही हैं। हदे निगाह इंतहाई कम हो गई है। डायरेक्टर जनरल महकमा माहौलियात का कहना है कि स्मॉग को कंट्रोल करने के लिए जो कमी अब रह गई है उसको हम नेक्स्ट ईयर पूरा कर लेंगे। मज़ीद जानेंगे हमारी नुमाइंदा आयशा अता, जो इस वक्त DG माहौलियात के हमरा मौजूद है। आयशा बताएगा क्या कहना है इनका। अच्छा बिल्कुल, लाहौर इन दिनों फ़िज़ाई आलूदगी के निशाने पर हैं। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे स्मोक में जो है वो इजाफा होता जा रहा है। यही वजह है कि छुट्टियां भी जो है वो अनाउंस कर दी गई हैं। अब स्मोक जो है वो इसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जो है वो DG महकमा माहौलियात सिकंदर ज़ीशान साहब मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि किस तरह से स्मोक को जो है वो ख़त्म करें, यानी आपकी जो कार्रवाइयाँ हैं स्मोक को ख़त्म करने की वो कहाँ तक पहुँची हैं? मैडम इस तरह से है कि हमारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो तकरीबन जुलाई अगस्त से जारी हैं, और अभी उनको हमने मज़ीद रिगरस कर दी है। जिसी तरह पर्टिकुलरली अक्टूबर, नवंबर में और दिसंबर में हम काफ़ी एक्टिव कैंपेन्स कर रहे हैं, जो हमारे एयर पोल्यूशन कॉज करने वाले इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं या ब्रिकलियंस हैं, या उसके अलावा तमाम ऐसे अवामिल जो स्मोक कंट्रीब्यूट करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए हमारी जो रेगुलेटरी मेजर्स हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई हैं। और पहले अगर हम सिर्फ फाइन्स या सीलिंग की तरफ जा रहे थे, तो अब हम डेमोलिशन और FIRs की तरफ जा रहे हैं। और इसमें बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है महकमे की भी और हुकूमत की भी, ताकि हम जितना अपने तौर पे इसको कर सकें कंट्रोल वो करें। ज़ीशान साहब, देखने में आ रहा है कि कार्रवाइयाँ तो हमारी चल रही हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर हमें जो है वो बताया जा रहा है कि कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद स्मोक बढ़ती जा रही है। इसकी क्या रीज़न है और ख़ात्मे के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए इस तरह से है कि कुछ उसके लिए
जो इमीडिएट मेजर्स लिए जा सकते हैं वो तो हम ले रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि जिनके लिए हमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की और लॉन्ग टर्म मेजर्स की ज़रूरत है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि 43% जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारा ट्रैफिक से आता है। इसी तरह फ्यूजिटिव डस्ट है हमारी, और हमारी जो बर्निंग्स होती हैं कूड़े की, उनको कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और स्क्वाड्स हमारे ऑलरेडी काम कर भी रहे हैं इस सिलसिले में, और मज़ीद इसके लिए हमें शायद अल्टरनेट फ्यूल पे जाना पड़े, फ्यूल की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना पड़े। तो एक इसके लिए हमें लॉन्ग टर्म डिसीजंस की ज़रूरत है। और उसके अलावा हम अपने इंडस्ट्रियल यूनिट्स में, जो हमारी स्मॉल इंडस्ट्री है, वहाँ पे एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगवाने के लिए इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट के साथ करके एक MOU, और हम कोशिश करें कि इन तमाम इंडस्ट्रीज़ को हम परमानेंटली एनवायरनमेंट फ्रेंडली बना सकें, ताकि इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो हम किसी हद तक कंट्रोल करें। आपने सुना कि महकमा माहौलियात की जानिब से कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी हैं, साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि कुछ कमी है इसमें जिसकी वजह से स्मोक जो है वो बढ़ती जा रही है, जिसको इस साल जो है वो बेहतर बनाया जाएगा। लिहाजा यही कहा जा सकता है कि लाहौरिये जो है वो बिल्कुल परेशान ना हो, वो अगले साल का इंतज़ार करें। अगले साल हो सकता है कि ये स्मोक जो है वो उसमें मज़ीद बेहतरी आ जाए, जो कि हालात जो हैं वो अभी इस तरह से लग नहीं रहे हैं। सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और दिन ब दिन जो है वो स्मोक बढ़ती जा रही है। जबकि महकमा मौसमियात की अगर बात की जाए तो उनकी जानिब से ये पेशगोई की जा रही है कि खुनक सर्दी जो है वो मज़ीद बढ़ेगी, और अगर सर्दी बढ़ेगी और बारिश नहीं होगी तो डेफिनेटली स्मोक जो है वो इसमें मज़ीद इजाफा होगा। और अगर स्मोक होगी तो शहरियों को परेशानी होगी, और मुश्किलात के साथ साथ बीमारियाँ जो है वो उनको भी दावत आम दी जा रही है। जी ठीक है आयशा, आप हमें अपडेट कर रही थी, और क्योंकि ये एक बहुत अहम मसला है, ना सिर्फ ये कि विजिबिलिटी नहीं है, बल्कि इंसान को सांस की बीमारियां और दीगर डिजीज़ जो हैं, आँखों की बीमारियां, वो लाहक हैं। और जो इक़दामात हैं वो तो आपने देख ही लिए, अगले साल तक इंतज़ार कीजिए, लेकिन हम नहीं कर सकते ना इंतज़ार, हमें तो है ना ख्याल अपने लोगों का। तो अब इसको कैसे काबू किया जा सकता है, और दिन ब दिन क्यों इसमें इजाफा हो रहा है, कैसे साफ़ रखा जा सकता है, हम बात करेंगे। हमारे साथ माहिर माहौलियात प्रोफेसर साबिर जाहिद साहब मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर ये एक आलमी मसला है स्मॉग, लेकिन हमारे ख़ित्ते में ज़्यादा है, इसका कैसे ख़ात्मा मुमकिन है? स्मोग आलमी नहीं है, आलमी मसला आलूदगी है। स्मोग बेसिकली ये जो खिता है ना मैडम, जिसको आप जनूबी एशिया कहते हैं, जनूब हमेशा नीचे होता है, तो इसको जनूबी की बजाय ना निचला एशिया कहना चाहिए। इसमें इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है बेसिकली। अब इसकी वजह से एहतियातन साथ नेपाल, भूटान मारे जाएँ तो वो एक अलग बात होगी। तो ये इस खिते का मसला है। अब निमटने की बात जो है, अब उसमें कोई कॉवर्ड साइंस नहीं चाहिए, कोई लंबी कहानी नहीं है। आपके मसलन हम अपने मुल्क की अगर बात कर लें कि चलें हम इंडिया से थोड़ी बेहतर सूरत हाल है, या उनकी ज़्यादा बुरी है, हमारी कम बुरी है, तो इसमें आप देखें कि लाहौर शहर के अंदर अगर आप बात करें, यहाँ मार्बल की फैक्ट्रियाँ ऑपरेट करती हैं, जिनमें से वो मखसूस पार्टिकल्स फ़िज़ा में जाते हैं। फिर कंस्ट्रक्शन का काम सारा साल जारी रहता है, नए घर बन रहे होते हैं, तो जो मट्टी और रेत लाने वाली ट्रालियाँ होती हैं, वो जब किसी स्पीड ब्रेकर से गुज़रती हैं तो कॉस्ट एवरेज जो मैंने जो अपना हिसाब लगाया था, वो 3 से 6 किलो मट्टी और रेत उसमें से वो सड़क पर गिर जाती है। उसके बाद ट्रैफिक रवां दवां रहती है और वो डस्ट पार्टिकल फ़िज़ा का हिस्सा बनते हैं। आपके यहाँ अभी तक कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि जो धुआं देने वाली गाड़ियों को टोटली उन पर क्रैकडाउन किया जाए। ब्यूरोक्रेसी है आपकी, वो अपने एसी वाले कमरे और जिसके अंदर प्योरीफायर मशीनें लगी होती हैं, वो वहाँ से एक हैंड आउट जारी कर देते कि आज हमने इतने लोगों को पकड़ा, ये किया। सो मच सो सूरत हाल यहाँ तक है कि आपके जो ईंटों के भट्टे हैं, ना तो वो सारे जदीद टेक्नोलॉजी पर कन्वर्ट हुए हैं, और उससे भी डटाई की बात यह है कि वो अभी तक ऑपरेट कर रहे हैं। ये नीचे से मवाद हम रोज़ाना की बुनियाद पर ऊपर भेजते हैं सादा लफ्ज़ों में, और वो फ़िज़ा के अंदर मुअल्लक़ रहता है। इसको ख़त्म करने का कुदरती तरीका ये होता है कि बारिश हो जाए। अब पाकिस्तान में नवंबर में भी कोई बड़ी बारिश नहीं हुई, दिसंबर भी गुज़रा और दिसंबर में भी बारिश का कोई इम्कान नहीं है। तो जब बारिश नहीं होगी तो फ़िज़ा में मुअल्लक़ रहेगा। बारिश अगर एक भरपूर हो जाए तो वो सारा मवाद कुछ दिनों के लिए जो है वो नीचे बैठ जाता है। तो आप फ़िलहाल
हालात के रहमो करम पे हैं, अपने आप के रहमो करम पे हैं। और इंतहाई माजरत के साथ मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से प्रोफेसर होने के नाते कहता हूँ कि हमारी कोर्ट्स भी जो डिसीजन देती हैं वो बहुत अधूरे और मतलब ना गैर महफूज किस्म के फ़ैसले हैं। मसलन आपने क्या काम किया कि आपने कहा जी अब स्कूल 1 दिन या 2 दिन मज़ीद बंद होंगे। अब अगर आपने ये इसलिए किया है कि बच्चे उससे महफूज रहें तो भी अजीब बात है, बच्चे तो फिर भी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें इक़दाम की तो सख्त ज़रूरत है। और जब हम इस चीज़ की बात करते हैं जिससे हमारी माहौलियात ख़राब हो रही हैं, हमने उसकी मिसाल देखी कि सैलाब ने तबाही मचाई है। और क्योंकि हमारी क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, माहौल को ख़राब होना, इस सब की वजह से स्वात में सैलाब आया, तबाहकारियाँ हुई। ऐसे में तालीमी इदारों को यहाँ पे शदीद नुकसान पहुँचा है। दैट्स वन साइड ऑफ द कॉइन। जहाँ एक जानिब हम रिहैबिलिटेशन और लाइफ सेविंग की बात कर रहे हैं, वहीं तालीम पे कितना अफेक्ट पड़ा है। वज़ीर आला महमूद ख़ान के आबाई हल्के बरथाना में प्राइमरी स्कूल भी सफ़ाहस्ती से मिट गया था। बच्चे अब यहाँ पे किस माहौल में तालीम हासिल कर रहे हैं, हमारे नुमाइंदे सैयद शहाबुद्दीन यहाँ पहुँचे हैं, उनसे बात करते हैं। शहाब बताइए। जिस वक्त मैं तहसील मटक के इलाके बरताना में मौजूद हूँ और बरताना वो गांव है जहाँ पे 26 अगस्त 2022 को जो सैलाब आया था तो उसमें न सिर्फ घर तबाह हुए थे बल्कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बरताना की इमारत भी तबाह हो चुकी थी। अगर कैमरामैन फरजंद अली आपको दिखा सके तो यहाँ पे 2 कनाल पर मुहित स्कूल था। अब सिर्फ एक गेट, दीवार और 2 वाशरूम बाकी है, बाकी पूरी इमारत जो है वो तबाह हो चुकी है। स्कूल कम अज़ कम 119 बच्चे ज़ेर तालीम हैं, लेकिन इनके लिए जो इमारत हासिल की गई है किराया पर, वो सहूलियात से आ रही है, सहूलियात का फुकदान है। और अगर हम देखें मौसम की सूरत हाल के हवाले से हम आपको बताएं तो यहाँ पर जो पहाड़ हैं तो पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ चुकी है, इंतहाई सर्द मौसम हो गया है। बच्चों को काफ़ी मुश्किलात होती हैं जब सहूलियात से आ रही इमारत भी हो, सहूलियात का फुकदान भी हो और सर्दी भी हो तो बच्चों को काफ़ी मुश्किलात होती है। कुछ बच्चे हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अच्छा, क्या मुश्किलात हैं आपके स्कूल में? हमारे स्कूल में ये मुश्किलात है कि हम किराए की बिल्डिंग में पलटे हैं और सर्दी भी होती है और ये जगह भी बहुत तंग है और हमारे प्लेग्राउंड भी हमारे लिए नहीं है। और तो हुकूमत से क्या मुतालिबा है? हम हुकूमत से ये मुतालिबा है कि हमारे लिए स्कूल बनाया। बच्चों की बात है आपने सुनी। इस इलाके के नाजिम मौजूद है हमारे साथ, इनसे हम बात करेंगे। इकराम खान बताएगा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक़ यहाँ से है और इसके जो है ये जो इलाका है ये उनका हल्का ही है, तो बताएगा कि ये स्कूल क्यों नहीं बन रहा? स्कूल बन रहा है लेकिन स्कूल में सबसे बड़ा मसला जो हम लोग को आता है ये ज़मीन का है। करीम वज़ीर आला ने अपने तरफ से बहुत कोशिश किया, उसका भाई अहमद ख़ान, उसका तहसील हमारा तहसील का नाज़िम अब्दुल्ला ख़ान, उन लोगों ने बहुत कोशिश किया। हम गांव में जरगा भी किया, कट भी हुआ है कि इसके लिए कोई ज़मीन के, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो प्लट आया हुआ है हमारे गांव में ज़मीन भी नहीं है। अब देख ऐसा कैमरा घुमाओ, ये पूरा ज़मीन ही था, तो ज़मीन की कोशिश पर रहे और वज़ीर आला का साहब ने अपना खुद इंटरेस्ट लिया हुआ इस चीज़ में, उसने हुक्म किया कि ये इमरजेंसी बुनियादों पर बनाए। बहुत शुक्रिया। इनका ये कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इंटरेस्ट ले रहे हैं कि जल्द अज जल्द यहाँ पे या अपनी इमारत जो है ये तामीर हो या मुतबादिल के तौर पर दूसरी इमारत तामीर की जाए। महकमा तालीम के हुकाम का ये कहना है कि इन्होंने एस्टिमेट लगाया हुआ है कि यहाँ पर अगर वो दोबारा स्कूल को बनाते हैं तो 3 करोड़ रुपए लागत आएगी। और दूसरा उनका ये भी कहना है कि मुतबादिल के तौर पे वो ज़मीन अराजी हासिल करना चाहते हैं और इलाके के लोगों से उनका मुतालिबा है कि अगर वो उन्हें अराजी फराहम करे तो वो नया स्कूल तामीर कर सकेंगे। ये स्कूल जो है ये कब तामीर होगा, अपनी इमारत इन बच्चों को कब हासिल होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद ख़ान जो इस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि कब इन बच्चों को अपनी इमारत नसीब होगी। बेहद शुक्रिया आपका, आप हमें बता रहे थे। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, सिंध की बात करते हैं। ख़वातीन बच्चों के अगवा, जिनसी ज़्यादती, घरेलू तशद्दुद के वाक़यात में सिंध में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो रहा है। SSDO ने सिंध में ख़वातीन पर तशद्दुद के हवाले से रिपोर्ट जारी की है। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे ने शर्मिला फ़ारूकी साहिबा से गुफ्तगू की है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो है लेजिस्लेशन, कानून साजी, कानून बनाना जिसके तहत सज़ा जज़ा का तयन हो। कानून साजी सिंध असम्बली करती है।
इसी तरीके से फिर कमेटीज़ जो इस हवाले से, जो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, इस हवाले से जो कमेटीज़ बनी है वो अपनी जगह मौजूद हैं, उनको फ़ाल करना ऑफ कोर्स ये हमारा काम है कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट के लोग बैठे हुए हैं उसको फ़ाल तरीके से करें। देन कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, बिटवीन FIA, पुलिस, एंटी नारकोटिक्स फोर्सेस और बाकी जितने भी इंटर प्रोविंशियल जो कोऑर्डिनेशन होनी है वो करें। बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि ट्रैफिकिंग जो है विदिन द बाउंड्रीज़ ऑफ सिंध हो। इट कुड बी यहाँ से अगवा करके बलूचिस्तान ले जाएं, वहाँ से करके यहाँ ले आएँ। सो ये बहुत ज़रूरी है। और मुख्तलिफ़ इदारों की जो कोऑर्डिनेशन है वो स्मूथ होनी चाहिए, उसमें कोई बॉटल नेक्स नहीं होनी चाहिए। देन अगेन प्रोसिक्यूशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस जो फौरी तौर पे होने चाहिए, FIR कटने में देर नहीं होनी चाहिए, फिर चालान्स और फिर इवेंचुअली अदालतों से सज़ा या जज़ा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई मीन इट्स मेरा कहना आसान है लेकिन इसको करना इतना आसान नहीं है, बिकॉज़ बहुत सारे इदारे इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। देखें इतने सो केसेस अब रिपोर्ट हो रहे हैं, आज से चंद साल पहले हम ये भी नहीं सुनते थे, बिकॉज़ लोग जाते ही नहीं थे रिपोर्ट करने के लिए। लोग छुपाते थे कि बदनामी होगी, बुरा होगा। हर इदारे में कोई काली भेड़ ज़रूर होती है। हर इदारे में फ़रिश्ते नहीं बैठे होते, अच्छे लोग नहीं, कुछ बुरे लोग अच्छे बुरे हर जगह पर होते हैं। हो सकता है एक आध कोई लोग हों जो प्रॉब्ली इसको एक आध केस को फैसिलिटेट कर रहे हो, लेकिन बाय एंड लार्ज आई डोंट थिंक सो कि इदारे पूरे के पूरे इदारे इन चीज़ों को फैसिलिटेट करते हैं, ऐसा नहीं होता। चंद एक आध देखें, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, ये मेरा मानना है और एक हकीकत है, और अच्छे लोगों की वजह से ही दुनिया चल रही है। गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इस पर बात करने के लिए SSDU के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सैयद कौसर अब्बास हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद उनसे भी बात करेंगे। साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। अब ज़रा बात करते हैं उन मसलों की जिनका ताल्लुक हर शख्स से है। बिकॉज जब सर्दियाँ आती हैं हम देखते हैं कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा रूखे हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं। इसी तरह से जो आपकी स्किन है उस पर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है, खुश्की का सामना रहता है। ये सिर्फ ताल्लुक ख़वातीन से नहीं होता बल्कि मर्दों को भी मैंने देखा है कि मर्द हजरात भी सर्दियों में बेचारे बार बार हाथों पे जो है वो लोशन लगा रहे होते हैं, पेट्रोलियम जेली लगा रहे होते हैं, लेकिन अक्सर औकात कुछ बॉडी लोशंस और कुछ पेट्रोलियम जालीज ऐसी होती हैं जिनकी वजह से आपकी स्किन डार्क हो जाती है। तो आपको अपनी स्किन को भी स्मूथ रखना है, फ्रेश भी रखना है, डार्क भी ना हो, तो ये कैसे मुमकिन होगा? और बालों में जो हम देखते हैं कि हमारे सर में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है सर्दियों में, उससे हम कैसे बचेंगे? इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर समाविया हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हर घर का मसला होता है सर्दियों में कि हर घर में इवन बच्चे हों, बड़े हों या बुजुर्ग हों, सबको ड्राइनेस का मसला होता है। तो सबसे पहले मैं जल्द के हवाले से बात करना चाहूँगी कि जो आपकी हाथों पे ड्राइनेस आती है, आपकी एड़ियाँ फट जाती हैं, होंठ फट जाते हैं आपके, इवन कुछ लोगों को इतनी ड्राइनेस होती है कि उनके चीक्स फटना शुरू हो जाते हैं, क्या हल है इसका? थैंक यू महक एंड अस्सलाम वालेकुम। महक, इसमें सबसे पहले जो आपने पॉइंट आउट किया है ड्राइनेस, यस, ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त रहता है क्योंकि हम लोग राइट मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ करते। आपने जिस तरह कहा हमारी एड़ियाँ फट जाती हैं, हम लोग इसको प्रॉपर्ली मॉइस्चराइज नहीं करते और एड़ियाँ फटने की डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं। उसके लिए आपको प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है क्योंकि उसके लिए हम स्पेशल फॉर्मुलेशन बनाते हैं जो कि हम उनको फिर प्रोवाइड करते हैं। और फिर आपने कहा बच्चों के आप अक्सर देखें चीक्स बहुत ज़्यादा रेड हो जाती हैं और उसके बाद वो दुखना स्टार्ट हो जाती हैं। मदर्स क्या कहती हैं विदाउट रियलाइजिंग कि इनको कौन सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है, कितना फ्रीक्वेंटली करना है, वो समझती हैं दिन में एक बार अप्लाई कर दिया दैट्स इनफ। नो, 2 to 3 टाइम्स आपको अप्लाई करना होता है। देन डैंड्रफ की आपने बात की। डैंड्रफ ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा बड़ा मसला है और ज़्यादा मेल में है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। इसके लिए हमारे पास प्रॉपर हम लोग यूज़ करते हैं इक्विपमेंट टू चेक आउट कि इज़ इट फंगल या किस नॉर्मल ड्राइनेस है, किस तरह की ड्राइनेस है। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स होती हैं और इसकी डिफरेंट ट्रीटमेंट होती है। तो जब भी आपको लगे कि आपकी डैंड्रफ आपकी शोल्डर्स पे आ गई है या स्टिकी है और लाइक आपको लोग नोटिस करने लग गए हैं कि आपकी डैंड्रफ है, तो आई थिंक कि वन हैज़ टू सी देयर डॉक्टर। अब बैठ के घर में ऑयलिंग करते रहते हैं ये लोग, ऑयलिंग कर कर के थक जाते हैं, पर कोई भी इनको फ़ायदा नहीं होता इस चीज़ का।
अच्छा डॉक्टर साहब, ये मेरा सवाल है कि हम ये समझते हैं कि जी सिर्फ गर्मियों में अगर आपको रिंग वर्म्स और दीगर चीज़ें हो सकती हैं, बट विंटर में हमारे यहाँ लोग नहीं करते इतना ध्यान, एंड थिंक कि जी हम पूरा दिन सॉक्स पहने रहेंगे, सर्दी है और ये वाले मामलात। हमें इन चीज़ों में कितना ख्याल रखना चाहिए कि हम जिस तरह गर्मियों में ऑन एंड ऑफ अपने सॉक्स हो गए इनको चेंज कर रहे हैं या उनकी जो फैब्रिक है उसको देख रहे हैं, सर्दियों में भी हमें उतना ही ख्याल रखना चाहिए इन चीज़ों का? फैसल, होता ये है कि हम लोग समझते हैं गर्मियों में और सर्दियों में चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। हम गर्मियों में ऑब्वियसली लॉन और इस तरह का मटेरियल यूज़ करते हैं, स्वेटिंग ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। सर्दियों में हम लोगों की ह्यूमिडिटी लेवल्स कम होते हैं और हम लोग अपनी बॉडी को कवर कर लेते हैं बहुत ज़्यादा, जी थर्मल्स पहन के ऊपर 2-3 लेयर्स पहन लेते हैं, सॉक्स पहन लेते हैं, फिर बंद जूते पहन लेते हैं, तो वो उससे भी आपकी बॉडी की स्वेटिंग जो होती है आपकी बॉडी पे रहती है। वहाँ पे आपका जो नॉर्मल फंगस होता है, सिंपल अल्फाज में, वो प्रोलिफरेट कर जाता है, ओवर ग्रो कर जाता है, तो उससे भी फिर फंगल डिजीज़ होती हैं। तो बॉडी को एक्स्ट्रा वार्म करने से भी, येस यू आर राइट, ये फंगल डिजीज़, रिंग वार्म वगैरह ये सब कुछ होता है सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ बताएगा, अब जैसे छोटे बच्चे हैं और उन्हें फैब्रिक एलर्जी है, अब जाहिर सी बात है आपने सर्दियों में उनको कवर रखने के लिए इनर गारमेंट्स जो हैं वो आप उन्हें ऐसे पहनाते हैं कि सर्दी उनको ना लगे, तो इसका क्या हल है कि अगर किसी बच्चे को वूल पहनने से या कोई भी मोटा स्टफ़ पहनने से उसको एलर्जी उसकी बॉडी पे होना शुरू हो जाती है, तो वो बच्चे को कैसे कवर कर सकते हैं? अब ये डिपेंड करता है बच्चा किस एज का है। नॉर्मली हम कहते हैं अप टू 9 इयर्स बच्चे जो होते हैं उनको मोस्टली अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो एक्जिमा होता है। तो एक्जिमा में पेरेंट्स क्या करते हैं, एक उनको मॉइस्चराइज्ड कर देते हैं, फिर उनको गलत किस्म के कपड़े पहनाते हैं। जब मेरे पास इस तरह पेशेंट आते हैं और बहुत ज़्यादा बच्चों का हमारी तरफ होता है विंटर्स में, नॉट इन समर्स, तो उनमें हम उनको फिर एजुकेट करते हैं कि इनको सबसे पहले 30 मिनट्स आप नहाने से पहले बच्चे की बॉडी मॉइस्चराइज़ करें, ऑलिव ऑयल जो भी आपको अच्छा ऑयल मिलता है प्रॉपर्ली मॉइस्चराइज़ करें। स्पेशली इन्फेंट्स में उनको मॉइस्चराइज़ करने के 30 मिनट्स के बाद आप उनको ल्यूक वार्म वाटर से शॉवर दें या बाथ जो भी आप देते हैं वो दें। फिर उसके बाद उनको आपने पतले कपड़े दिन को पहनाने हैं, मोटे कपड़े नहीं। फिर एक ये कॉन्सेप्ट भी आ जाता है कि जी सॉक्स भी पहना दो, टोपी भी पहना दो। आप मुझे ये बताएं कि हमारी जो बॉडी हीट है वो तो या हमारे सर से निकलती है पाँव से, तो ये कम्प्लीटली बच्चे को रैप करके उसको ओवर वार्म कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर स्किन डिसऑर्डर्स बच्चों के स्कैल्प में स्पेशली बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और फिर उनकी हमें ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। सही, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट में एक और कमेंट कर दीजिएगा, ख़वातीन के हवाले से मैं पूछना चाह रही थी, जैसे कि जो हमारी अम्मियाँ हैं, हमारी दादियाँ हैं, हमने देखा अक्सर ये एड़ियाँ फटने के हवाले से, तो मैंने तो अपने घर में देखा कि मेरी वालदा पेट्रोलियम जेली यूज़ करते हैं, उसके बाद सॉक्स पहन लेते हैं, वो कहते हैं कि इससे ठीक हो जाएगा। क्या ये चीज़ बिल्कुल ठीक है? क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मुझे तो इससे कोई फ़र्क नहीं लगता। इसके लिए वही कोई बॉडी लोशन लेना, क्योंकि बॉडी लोशन भी वेरी करता है कि आपकी बॉडी के एक्सेप्ट कर पा रही है, कोई बटर लोशन, कोई कोकोनट लोशन। ठीक है, डॉक्टर समाविया हमारे साथ मौजूद है और हम बात कर रहे हैं सर्दियों में जब आपकी जल्द या फिर आपके सर में खुश्की होती है, विच इज़ वेरी डेंजरस बिकॉज हम लोग इसको लाइट ले लेते हैं और बाद में जब वो पापड़ियों की शक्ल में आती है ना, तो वो फिर आपको तकलीफ़ इसलिए देती है कि वो ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं, और जब आप उसको खुजाने की कोशिश करते हैं या उसको अपने हाथों से जो है खुरचने की कोशिश करते हैं, तो वो फिर ज़ख़म जो है एक अजीब ही शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। और ये ना फिर सिर्फ सर्दी बल्कि थ्रू आउट ईयर आपके साथ ये चीज़ रहती है। स्पेशली वो लोग जो कि एक्जिमा का शिकार हैं या जिनको फंगल इन्फेक्शन है, वो इस चीज़ को ज़्यादा समझ सकते हैं बिकॉज सर्दियाँ उनके लिए ख़तरनाक होती है। फैसल, जैसे मैं बात भी कर रही थी ना डॉक्टर साहिबा से, अब जो मेरा बच्चा है उसके साथ इशू ये कि उसकी स्किन बहुत ड्राई है और पूरा साल मुझे ये परेशानी रहती है कि मैंने ये किस तरह से उसको कौन से कपड़े पहनाने, कौन से कपड़े नहीं पहनाने। और फैसल, ये बड़ा ज़रूरी है कि हम डॉक्टर बनने के बजाय डॉक्टर से मशवरा कर लें। अच्छा, डॉक्टर समाविया हमें दोबारा से ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर
साहिबा मैं अपना सवाल रिपीट करना चाह रही हूँ कि जो स्पेशली एड़ियाँ फटती हैं सर्दियों में, जैसे कि मैंने अपनी अम्मा को देखा है कि वो पेट्रोलियम जेली यूज़ करते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये अच्छा नहीं रहा और ये बॉडी टू बॉडी वेरी करता है कि जी आप कोकोनट लोशन यूज़ कर लें या फिर आप जो है वो बटर लोशन यूज़ करें। तो प्लीज़ इस बारे में भी बताएगा, क्या आप ऑयलिंग करके या मसाज करके उसको कवर कर लेते हैं, ये ठीक रहता है आपकी बॉडी के लिए? जी महक, आपको मैंने जैसा कहा कि इट्स नॉट लाइक योर मदर ओनली, ये हमारे पाकिस्तान का कॉमन प्रॉब्लम है। वो समझते हैं पेट्रोलियम जेली जितनी लगाओ, ऊपर सॉक्स पहन लो, ठीक हो जाता है। एक्चुअली जो क्रश हील्स होती हैं, हमें बंद जूते पहनने चाहिए। बंद जूते इसलिए पहनने चाहिए कि हमारा जब पाँव हम खुले जूतों में रखते हैं तो हमारा फैट डिस्ट्रीब्यूशन जो हील का होता है वो प्रॉपर्ली नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रहा, तो उसकी वजह से क्रैक्स बन जाते हैं। जब हमारे पास पेशेंट आते हैं स्पेशली ओल्ड एज, तो फिर इसके लिए फॉर्मुलेशन होती है। फिर हम देखते हैं किस डिग्री के क्रैक्स हैं, किस डिग्री की ड्राइनेस है, उसके मुताबिक हम उनकी फॉर्मुलेशन बनाते हैं जो कि फार्मेसी डिस्पेंस करती है और उनको हम फिर बताते हैं 2 मंथ्स 3 मंथ्स यूज़ करें। इसके अलावा महक, आपने ये भी नोटिस किया होगा कि हमारे पेरेंट्स ये सारे जाके धूप में बैठ जाते हैं, धूप में बैठ जाते हैं और वो ये समझते हैं कि सर्दियों की जो धूप है इसमें यूवी इंडेक्स नहीं है और गर्मियों वाली में यूवी इंडेक्स होता है, तो सनब्लॉक लगाए जा रहे होते हैं गर्मियों में और सर्दियों में ये लोग भूल जाते हैं। ठीक है, तो सर्दियों में भी हमें उतना ही सनब्लॉक लगाना चाहिए जितना कि हमें चाहिए। जी जी, समाविया हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। एंड अगेन अपनी बॉडी का ख्याल आप इस तरह रख सकते हैं, अपनी बॉडी से दोस्ती करके। हमेशा हम जब भी कोई स्किन का सेगमेंट करते हैं मैं ये ज़रूर बोलती हूँ। अच्छा जी, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि मदारिस में आम तौर पर दीनी उलूम पे तवज्जो दी जाती है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि सिंध के ज़िला मिटियारी में एक ऐसा मदरसा भी मौजूद है जो दीनी और दुनियावी उलूम के साथ साथ माहौल दोस्ती का सबक भी पढ़ाता है। जी हाँ जी, ये कुछ मनाज़िर आप देख सकते हैं और ज़रई इनकलाब लाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। फैसल यहाँ पर गए, अब यहाँ पर उन्होंने क्या कुछ देखा ये जरा आपको दिखा देते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इस खूबसूरत आयत की तिलावत करता ये है मोहम्मद बिलाल। बिलाल किसी किसान का बेटा नहीं, ये एक मदरसे का तालिबे इल्म है, एक माहौल दोस्त और ज़रई इनकलाब लाने वाले मदरसे का नन्हा मुन्ना शागिर्द। जिला मटियारी की तहसील सईदाबाद के गांव मंसूरा का ये है जामिया मंसूरा। और मेरे हाथ में हाथ डाले इस वसीओ अरीज जन्नत नुमा की सैर करवाते ये हैं लुत्फुल्ला भुट्टो। ये ज़मीन बंजर थी, 1974 से इस काम को मैं संभालता हूँ। मैं इस 1970 में 2 जून 70 में यहाँ मंसूर आया था, मैट्रिक का इम्तिहान देकर आया था और यहाँ पर उस्ताद की हैसियत से लगा। 70 से लेकर आज तक इस मंसूरा में हूँ। ये आमों के दरख्त एक एकड़ में 1350 पौधे लगाए, लीमो लगाए। मौलिम बनकर आए लुत्फुल्ला भुट्टो ने शागिर्दों के साथ साथ यहाँ के पौधों, बागात, खेतों की आबियारी भी की। 300 एकड़ पर फैले इस रकबे पर 50 एकड़ पर मदरसा है, बाकी 250 पे कहीं लीमू उगाया जा रहा है और कहीं आम की फसल है, कहीं पे खजूर की 4 अक़साम है और आम की तो वो किस्म है जो तमाम तर आम जब पाकिस्तान में ख़त्म हो जाते हैं तो वो आम उगना शुरू होता है।
ये पूरा बाग इसी मदरसे के तहत चलाया जाता है। यही तो इनफरादियत है इस मदरसे की। हाँ, हमारी जामे के अंदर हमें दीनी तालीम तो वैसे ही दी जाती है और अपने माहौल को किस तरह बेहतर बनाना है और अपना किरदार अपने माहौल में किस तरह अदा करना है, मना ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। ये जो हालिया बारिशें हुई हैं इनके अंदर जो है हमारे पाकिस्तान के अंदर पौधे नहीं थे, तो इसी वजह से बारिश ने बहुत सारे जो है मुतासर किए, बहुत सारे इलाकों को मुतासर किया। अगर हमारे यहाँ पर जंगलात का पौधों का सिस्टम होता तो ये हमें भुगतना नहीं पड़ता है। हमने जो नए बागात लगाए, नए तजर्बे किए हैं, उसमें हमने मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे लगाए हैं। तो इसमें हमने सेंसेशन भी लगाए हैं और उसके बाद टॉमी एक्टन है वो भी पौधे लगाए हैं आम के, जो अमेरिकन वैरायटी है, और इसके अलावा सदाबहार के भी पौधे आम के लगाए हैं। और वो पौधे जो हैं आम के साल में 2 मरतबा फल देते हैं। उसके बाद हमने लीमू का भी 14 एकड़ बाग लगाया है, 8 एकड़ फालसे का भी बाग लगाया है। ड्रैगन फ्रूट के भी 100 पौधे हमने लगाए हैं। एक नई वैरायटी है सेब की, तो वो भी एप्पल रोज़, तो उसकी भी हमने ये पौधे लगाए हैं कुछ। और अजवा खजूर के 60 पौधे और मेडोजेल के 60 पौधे लगाए। माहौल दोस्ती सिखाने से लेकर बागात की रखवाली तक और रखवाली से लेकर नित नए तजर्बात तक मंसूरा का ये मदरसा पायदार माहौल दोस्त तरक्की का शानदार मॉडल है। मुस्तकबिल में इंशाल्लाह ये है कि इस इदारे को बहुत ज़्यादा आमदनी होगी और ये इदारा खुद कफील होगा। चलें जी, अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और भी बहुत सारी बातें आपसे करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। ख़ास तौर पे सिंध की बात की जाए तो ख़वातीन, बच्चों के अगवा, जिनसी ज़्यादती, घरेलू तशद्दुद, इसमें बड़ा इजाफा हुआ है। और ख़ास तौर पे ये जो इंसानी जानों की सौदागरी है, ये एक बड़ा आलमी मसला है। इसमें सिंध का नंबर इतना ऊपर कैसे आ गया? SSDO ने सिंध में ये जो हुआ है सारा मामला, उसमें रिपोर्ट जारी किया। बात करेंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SSDO सैयद कौसर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कौसर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। सर, मैं जानना चाहूँगा जो रिपोर्ट मुरतब हुई है, क्या उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स आए हैं और उसके पीछे अवामिल क्या कार फरमा है? सर प्लीज़ टॉक अस थ्रू। जी बहुत शुक्रिया जी, आपने बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक जो है आज उस पर डिस्कशन की। और स्पेशली जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की अगर हम बात करें या वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की बात करें एंड चिल्ड्रन की बात करें, तो ट्रैफिकिंग इन पर्सन जो है एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। और इसमें बेसिकली जो आपकी सेलिंग प्रोडक्ट होती है, जब ट्रैफिकर वो उसको सेल करता है, तो वो ह्यूमन बीइंग होती है, यानी कि इंसानों की सौदागरी इसमें इसको कहा जाता है। तो इंसानों की सौदागरी में जब वो स्पेशली सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल कम्युनिटी है वो हमारी ख़वातीन और बच्चे हैं कि उनको एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मुंतकिल किया जाता है और उसके बाद उसको जो है वो बाकायदा उससे पैसे कमाए जाते हैं और उससे मुख्तलिफ तरह के जो जराइम है उसमें उसको शामिल किया जाता है। जैसे कमर्शियल सेक्स है, ख़वातीन से करवाया जाता है, प्रोस्टिट्यूशन करवाई जाती है, इसी तरह बॉन्डेड लेबर करवाई जाती है जो बड़ी कॉमन है बॉन्डेड लेबर पाकिस्तान के अंदर। डेट बॉन्डेज करवाई जाती है, लोगों को कर्जे दे के उसके बाद लोगों से जो है वो गुलामी करवाई जाती है। इसी तरह जो ऑर्गन ट्रैफिकिंग है, ये बड़ा हीनियस क्राइम है कि लोगों के जो जिस्मानी अज़ा हैं, गुर्दे और मुख्तलिफ जो अज़ा हैं, उनको जो है वो बेच दिया जाता है लाखों करोड़ों रुपए में। और उस जो वहाँ पे विक्टिम होता है, उस विक्टिम को जो है वो कोई फैसिलिटेशन उस हवाले से नहीं दी जाती। इसी तरह जो मॉडर्न स्लेवरी का कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो ग़ुलाम बना के लोगों को रखा जाता है, ये उस पर बड़ा एक कॉमन जो है वो कॉन्सेप्ट है जो इस सारे उस पर हो रहा है। इसी तरह इसके आगे चल के आर्म ट्रैफिकिंग, जैसे हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो बहुत ज़्यादा टेररिज्म हो रही थी, तो उसके अंदर जो टेररिस्ट बनाया जाता था, तो उस टेररिस्ट को भी इसी तरह ट्रैफिक करके किसी जगह लेके जाया जाता था, उसके बाद उसकी ब्रेन वॉशिंग करके उसको इस तरह के हीनियस क्राइम में जो है इस्तेमाल किया जाता था। पाकिस्तान के जो सिचुएशन है, जैसे फैटफ में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो बेहतर हो गया है उसमें हमारी रैंकिंग। इसी तरह ट्रैफिकिंग इन पर्सनस की भी हर साल रिपोर्ट एक जो है वो बनती है, पूरी दुनिया के जो कंट्रीज़ हैं उनकी जो है वो रैंकिंग होती है। पाकिस्तान 2016
से लेके 18 तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था। उसके बाद 2018 में पहली दफ़ा पाकिस्तान ने ट्रैफिकिंग इन पर्सनस एक्ट 2018 बनाया और उसके बाद पाकिस्तान की रैंकिंग इंप्रूव हुई थी। लेकिन वो एक्ट बनने के बाद 2 साल गुजर गए और 2021 3 साल गुजर गए। 2021 तक जो पाकिस्तान के अंदर उसकी रिपोर्टिंग या कन्विक्शन है वो ज़ीरो थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान को दोबारा जो है वो ग्रे लिस्ट के अंदर डाला गया। और अभी पिछले 1 साल में जब बहुत ज़्यादा एक एमरजेंसी डिक्लेयर की गई तो अब पाकिस्तान की रैंकिंग एक दफ़ा फिर इंप्रूव हुई है। लेकिन स्टिल जो रेफरल मैकेनिज़्म है, जो ख़वातीन और बच्चों की जो विक्टिम प्रोटेक्शन है, वो अभी तक भी जो है वो नहीं दी जा रही। अगर हम बात करें सिंध की तो सिंध में जो ट्रैफिकिंग इन पर्सनस ख़वातीन की हुई है उसके 110 केसेस जो हैं वो रजिस्टर हुए हैं पिछले 8 से 10 महीनों के दौरान। और ये वो केसेस हैं जो रजिस्टर्ड हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो लोगों की रसाई नहीं है पुलिस तक और लोग जो है इतनी अवेयरनेस भी नहीं है लोगों को, लोग रजिस्टर जो है वो नहीं करते। इसी तरह अगर चाइल्ड ट्रैफिकिंग की बात करें तो 180 केसेस जो हैं वो रजिस्टर हुए हैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग के हवाले से सिंध के अंदर। और इसी तरह अगर हम बात करें किडनैपिंग ऑफ वुमेन की तो किडनैपिंग को भी हम लिंक करते हैं ट्रैफिकिंग के साथ, क्योंकि जब एक औरत किडनैप होती है या बच्चा किडनैप होता है या इवन मर्द भी ट्रैफिक एंड किडनैप हो सकता है तो उसको फर्दर अगर वो ट्रैफिकिंग के काम के लिए भी जो किडनैपर्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 1865 जो केसेस हैं वो किडनैपिंग ऑफ वुमेन के सिर्फ जो है वो रजिस्टर हुए हैं सिंध के अंदर, और उसमें से 60% जो रेशो है उन केसेस की दैट इज इन कराची। ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि कराची जैसा बड़ा शहर जहाँ पे लोग इतने पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, लोग की एक बहुत बड़ा सूबा है और फिर हम देख रहे हैं कि सिंध जैसे जो सूबे में ये काम होना ये एक सवालिया निशान है कारकर्दगी पर। रिकमेंडेशंस आगे यकीनन गई होंगी, ये रिपोर्ट जो आई है ये यकीनन हुकाम बाला तक भी पहुंची होगी, तो क्या इकदामात मजीद उठाए जा सकते हैं? बिकॉज जैसे कि आप कह रहे हैं कि एक्ट बन गया लेकिन एक्ट का बनना काफ़ी नहीं है जब तक उस पर अमल दरामद नहीं हो जाता, तो क्या क्या मजीद इकदामात हो सकते हैं कि हम सिंध को इस चीज़ में ज़रा नीचे लेकर आए? देखें जी, ये मसला सिर्फ सिंध में नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर है। और अगर इसकी बात की जाए कि क्या इकदामात उठाए जा सकते हैं तो 2018 का जो कानून है उस पर अभी इस साल के अंदर 2022 में सिर्फ FIR रजिस्टर होना शुरू हो गई है। चलें, इट्स अ गुड साइन कि एटलीस्ट FIR रजिस्टर होना शुरू हो गई है। लेकिन FIR के बाद जब बात जाती है प्रोसिक्यूशन या कन्विक्शन में तो वो आज भी पाकिस्तान के अंदर 0% कन्विक्शन एंड प्रोसिक्यूशन जो है वो हो रही है। तो अगर पाकिस्तान में जब तक कन्विक्शन यानी कि जब तक लोगों को सज़ा नहीं दी जाएगी उस वक्त तक जो है वो ट्रैफिकर को भी आप नहीं रोक सकते, किसी भी अब्यूज़र को भी आप नहीं रोक सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जुडिशरी का रोल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो पाकिस्तान की जो पिछली रिपोर्ट गई थी उसमें जो 2 कन्विक्शंस इन्होंने करके दिखाई थी परफॉर्मेंस अपनी शो करने के लिए, उसमें कन्विक्शन ये थी कि सिर्फ 5000 रुपीज़ ट्रैफिकर को जो है वो फाइन किया गया। तो 5000 रुपीज़ मैं समझता हूँ कि एक मजाक है इस कानून के साथ या इंसाफ के निज़ाम के साथ कि जिस कानून के अंदर ये क्लियरली मेंशन है कि 2018 के लॉ के अंदर कि अगर वो बच्चा या खातून जो है वो ट्रैफिक हो रहा है तो उस केस के अंदर जो है वो 1 मिलियन जो है वो मिनिमम फाइन और 7 ईयर जो है वो इम्प्रिजनमेंट है। तो उस सारी सिचुएशन को देखते हुए क्लियरली उसके अंदर वो चीज़ मेंशन भी है, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ 5000 रुपया जुर्माना करके अगर उस ट्रैफिकर को आप छोड़ेंगे तो वो बड़ा सीना तान के जो है वो बाहर जाके दोबारा ये क्राइम करेगा और बाकी लोगों को भी जो है वो शायद इसके साथ जो है वो मिलाएगा। तो कन्विक्शन जो है इसकी होना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो दुनिया पूरी में भी प्रैक्टिस है, पाकिस्तान में सिर्फ ट्रैफिकिंग नहीं हो रही बल्कि हर दुनिया के मुल्क में होती है, लेकिन वहाँ पे ज़बरदस्त किस्म का एक सिस्टम बना हुआ है, एक ऑर्गेनाइज किस्म का सिस्टम बना हुआ है और उस सिस्टम के तहत जो है वो लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है। 2018 के लॉ के अंदर भी ये लिखा हुआ है कि जो विक्टिम है यानी कि जो जिस बच्चे या जिस खातून को या जिस मर्द को जो है वो इस सारे काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है वो विक्टिम है और इंटेरोगेशन में देखा जाएगा, पुलिस देखेगी कि वो विक्टिम है तो उस विक्टिम को सबसे पहला काम जो सरकार का है, रियासत का है, वो ये है कि वो विक्टिम को जो है वो प्रोटेक्शन मुहैया करे। प्रोटेक्शन के बाद उसको रिहेबिलिटेशन मुहैया करे, उसको साइको सोशल सपोर्ट जो है वो मुहैया करे, क्योंकि जब आप का कोई भी शहरी जब ट्रैफिक होता है तो वो एक बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरता है और उसको नॉर्मल लाइफ में लाने के लिए एक और जो ये काम कर रहा है कि वो उसके ऊपर कर रहा है उस पर अगर सिर्फ 5000 का फाइन है, दैट इन इटसेल्फ। बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए और एक बड़े आम मामले में गुफ्तगू की। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो रुख करेंगे स्पोर्ट्स की दुनिया का और पहले आपको मिलवाएंगे फीमेल बॉक्सर से। हमारे साथ रहिए। अब आपकी मुलाकात करवाएंगे पेशावर की बॉक्सर हादिया कमाल खान से
उन्होंने बॉक्सिंग की तरबियत अपने वालिदैन से हासिल की है और हादिया कमाल हाल ही में उर्दन से एशियन जूनियर चैम्पियनशिप का मेडल जीत कर आई हैं। इस कामयाबी और हादिया से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हादिया, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। ऑन विनिंग द कॉम्पिटिशन आप कैसा फील कर रही हैं, पहले तो ये बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया मुबारकबाद देने के लिए, और तो हमारा फ़र्ज़ था पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए हम पैदा हुए हैं, ताकि हर जगह पे पाकिस्तान का झंडा ही लहराए। इसी चीज़ के लिए तो हम पैदा हुए हैं, इस पाक सरज़मीन पे हम पैदा हुए हैं। और विनिंग कंपटीशन पे बहुत अच्छा फील हो रहा था कि पाकिस्तान का फर्स्ट मेडल मैं लाई हूँ, तो बहुत बड़ी बात है, तो बहुत अच्छा फील हो रहा था। ज़बरदस्त। हादिया, मुझे ये बताएं कि आपने ट्रेनिंग अपने पेरेंट्स से ली, ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? लाइक बचपन से ही आपको शौक़ था या फिर किसी को देख के आप इंस्पायर हुई, या अम्मा अब्बा की वजह से आपने कहा कि नहीं मेरे अम्मा अब्बा को पसंद है तो मुझे ट्रेनिंग करनी है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि मतलब पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर था या ऐसा कुछ, ऐसी कोई बात नहीं है। मामा जो है तो पाकिस्तान की 1 एंड ओनली 3 स्टार कोच है, और आईबा इंटरनेशनल की 1 स्टार कोच है, पाकिस्तान की फ़र्स्ट फीमेल कोच है वो बॉक्सिंग की। बाबा केपी के सेक्रेटरी हैं, और पाकिस्तान के जो रेफरी जजेस हैं उनके भी जो है तो सेक्रेटरी हैं। तो और उनके साथ बाबा के साथ भी इवेंट्स वगैरह में आती थी। बचपन से ही शौक़ चढ़ गया था बॉक्सिंग का, इसके बाकी फ़ाइट्स देखती थी, लड़कों को खेलते देखती थी, तो मुझे भी शौक़ चढ़ा। स्टार्ट कर ली, पेरेंट्स से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो उन्होंने कहा कर लो स्टार्ट, इट्स ओके। कहते हैं उन्होंने भरपूर साथ दिया मेरा। अच्छा हादिया, कई बार हम देखते हैं कि एथलीट्स जब होते हैं तो वो एजुकेशन पे इतना फोकस नहीं हो पाता, तो आप क्या पढ़ रही हैं, क्या पढ़ा हुआ है आपने, क्या बैलेंस कर पाती हैं दोनों डिसिप्लिन्स में? जी बैलेंस हो जाता है बिल्कुल, लेकिन जब ट्रेनिंग्स हार्ड होती है तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है। अभी मैं फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाली हूँ। मैंने मैट्रिक मैंने, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने मैट्रिक बायो में किया है, और मैं अभी शायद मेडिकल लेने वाली हूँ, तो मैनेज इजीली हो जाता है। सही, बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात बताई है। बायो तो वैसे नहीं पढ़ी जाती। लास्ट में मुझे सिर्फ ये बता दें कि बीइंग अ फीमेल आपको क्या क्या चैलेंजेस थे जिनका सामना रहा, चूँकि अगर आपको देख के कोई आपसे इंस्पायर होकर इस तरफ आना चाहता है तो वो अपना दिमाग तैयार रखे कि अच्छा ये चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ सकती हैं। जी, बीइंग अ फीमेल तो बहुत सारी मुश्किलात फेस करनी पड़ी थी। पहले तो अपने गांव के लोग जो थे तो वो बहुत ज़्यादा बोले कि नहीं, मैं एक पठान फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो वो लोग, आपको तो पता है कि पठान कितने स्ट्रिक्ट होते हैं, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा टॉन्ट करते थे लोग, बहुत ज़्यादा बोलते थे कि मतलब नहीं कर सकती हो, बीइंग ए फीमेल आप कैसे इस फील्ड में जा सकते हो। लेकिन मेरे पेरेंट्स मेरे आगे शील्ड की तरह खड़े हो गए थे, उन्होंने मुझे फील ही नहीं होने दिया कि ये लोग ये कह रहे हैं या उनकी बातों पे फोकस करो। उन्होंने कहा जस्ट बॉक्सिंग पे फोकस करो और अपनी स्टडी पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हादिया आपका। उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह सेल खेलते रहेंगे। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आपको ले चलेंगे मुल्तान और वहाँ पे दिखाएंगे आपको क्रिकेट के रंग। क्रिकेट के रंग जो हैं वो इस वक्त इंग्लैंड के जो हैं वो सजे हुए हैं, क्योंकि इंग्लैंड ने एक मुहतात स्टार्ट किया है। नाउ दे आर ट्राइंग टू पुट द एंटी। और उसके अलावा हम बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ होंगे, कादिर ख्वाजा भी, और इसके अलावा स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी भी होंगे। सब होगी एक बात एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुल्तान स्टेडियम 16 साल बाद टेस्ट मैच की कर रहा है मेज़बानी। करंट सिचुएशन इस वक्त जनाब आली ये है कि इंग्लैंड कर रहा है पहले बैटिंग, और अब वो अपनी प्लेस जो है उसको सीमेंट कर रहा है। 36 रन बना लिए हैं। जैक क्रॉली और बेन डुकेट जो है वो उस वक्त क्रीज पे मौजूद है। उनके ओपनर्स हमारे साथ हमारे नुमाइंदे कादिर ख्वाजा भी मौजूद हैं, और इसके अलावा हमारे साथ अब्दुल माजिद भट्टी साहब भी मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट। सबसे पहले कादिर मैं आपकी जानिब आऊँगा। यार बड़े मज़े की एक तो फील है मुल्तान में, और वो हम देख रहे हैं कि जो रिवायती ढोल जो हैं वो लोग अंदर लेके गए हुए हैं, और जो बाजे वो भी बजाए जा रहे हैं। तो मुझे ज़रा बताएं इस वक्त मुल्तान की जो सराउंडिंग है वो इस वक्त कैसी है, क्रिकेट के लिए कितना रंग जमा हुआ है?
देखिए, शायकीन क्रिकेट की आमद का जो सिलसिला था वो 10 बजे के बाद शुरू हुआ और उनको तब जो है वो एंट्री की इजाज़त थी। अलबत्ता जो शायकीन क्रिकेट है मुल्तान के वो पुरजोश हैं और मुझे अभी जो शोर बाहर सुनाई दे रहा है उससे लगता ये है कि अभी आउट हो गया अंदर। तो मैं इस वक्त मुल्तान स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ, शोर बाहर तक यहाँ पर आ रहा है शायकीन क्रिकेट का। आप ये देखें कि बड़े क्रेजी फैंस हैं। आप ये देखें मुल्तान में जो है वो 16 साल के बाद मेज़बानी उनको मौका मिला है यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट की मेज़बानी करने का और टेस्ट क्रिकेट देखने का। कई जो बच्चे हैं वो पैदा ही नहीं हुए होंगे जो अब जो है वो 16 साल के हुए होंगे। जो कई बच्चे होंगे वो छोटे होंगे जब वेस्ट इंडीज़ ने 2006 में टूर किया था मुल्तान का। तो इस वजह से यहाँ पर जो क्रेज़ है वो बहुत ज़्यादा। हमने मुल्तान में यहाँ पर वनडे जो वेस्ट इंडीज़ के साथ जो वनडे सीरीज़ थी वो भी कवर की थी। कादिर, ये जैसे कि आपने कहा कि अबरार ने जो है विकेट ले ली है और उन्होंने जी बोल्ड कर दिया है जैक क्रॉली को, दैट्स अ वेरी गुड स्टार्ट। और देखें हम तो नहीं देख सके और कादिर आपने सुन लिया, जिन्होंने देखा जरा उनसे बात कर लेते हैं। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, इट वाज अ गुड बॉल। फाइनली पाकिस्तान ने एक अच्छा स्टार्ट किया सर। बिल्कुल, फैसल के 9वें ओवर में स्पिनर लेकर आए बाबर आजम और 5वीं गेंद पर जैक क्रॉली को उसी मिस्ट्री गेंद जिसकी वजह से अबरार शोहरत रखते हैं उस पर आउट किया। तो देखना है कि अब पाकिस्तान के स्पिनर्स क्या रंग जमाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान 3 स्पिनर्स और 2 फास्ट बॉलर्स के साथ इस मैच में खेल रहा है और अभी तो पहले घंटे का खेल ही चल रहा है, 9वां ओवर चल रहा है। तो जिस तरह गेंद स्पिन होना शुरू हुई है, लग रहा है कि इस बार इतनी इजी सेलिंग नहीं होगी इंग्लिश बैट्समैनों के लिए जिस तरह वो फ्रीली खेल रहे थे पिंडी टेस्ट मैच में। कादिर, वेदर कैसा रहेगा आगे चल के, बिकॉज बड़ा मैटर करेगा। पिंडी में हमने देखा था कि वेदर जो है वो थोड़ा सा गर्म रहा या मरतूब रहा और पिच जो था वो बिल्कुल ड्राई हो गया था शुरू के 2 से 3 दिन में। शुरू में हमने यहाँ पे देखा मुल्तान में सुबह कैसी होती है यहाँ की, फॉगी है, फॉग होगा थोड़ा सा तो शायद आगे पीछे बॉल को थोड़ा सा परचेज होने में मदद मिलेगी। प्लीज़ हमें ये बताइएगा। देखिए, गुज़श्ता रोज़ जो बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें यही कहा गया था बाबर आजम की तरफ से कि मौसम जो है वो काफ़ी फोगी हो सकता है। और आज जिस तरह हमने जब सुबह का आगाज़ किया उसको अगर जब हम स्टेडियम आने लगे थे तो बिल्कुल फोग नहीं थी और अभी जो है वो सूरज अपनी आबोताब से निकला हुआ है मुल्तान में और कोई जो है वो फोग के आसार नहीं दिखाई दे रहे। अलबत्ता मौसम जो है वो ठंडा है और रात को भी जो है वो ठंड होने शुरू हो जाती है, सुबह भी अर्ली मॉर्निंग में भी ठंड होती है। अलबत्ता जब सूरज आता है उस वक्त जो है वो मौसम बेहतर हो जाता है और प्लेइंग कंडीशन के लिहाज से, टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से ये बेहतरीन मुल्तान का वेदर है जिसमें आज जो है वो पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें खेल रही हैं। बड़ा ज़बरदस्त और खुशगवार मौसम है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो दिन हैं उसमें जो बकिया 4 दिन है आगे उनमें भी मौसम बेहतरीन दिखाई देगा। अलबत्ता फोग जो है वो यहाँ पर होती है और फोग लेकिन आज दिखाई नहीं दी। आगे आने वाले दिनों में जो है वो फोगी वेदर हो सकता है और बॉलर्स को खासी मदद मिल सकती है। सही। अच्छा भट्टी साहब, आप कमेंट कीजिएगा। हम कल भी यही बात कर रहे थे कि हमारी जो टीम है अग्रेसिव क्रिकेट उन्हें शायद खेलना नहीं आता, वो 90s के दौर की क्रिकेट खेलते हैं। ये मेंटालिटी चेंज होना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि अगेन वही बात है कि चलें ये तो मुल्तान का स्टेडियम है, जो रावलपिंडी के स्टेडियम में हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उम्मीदें तो हमें बड़ी होती हैं लेकिन शायद हमारी टीम की मेंटालिटी चेंज अभी तक नहीं हुई, इसकी क्या वजह है? देखिए, बार बार यही बात हो रही है कि दुनिया इस वक्त जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है, हमारी टीम जो है वो वही क्रिकेट खेल रही है जो पुरानी क्रिकेट है और वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि पाकिस्तान का जो अंदाज है वो अंदाज अब इस नए दौर के साथ नहीं चल सकता। बाबर आजम भी यही कहते हैं, सकलैन मुश्ताक भी यही कहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल में अगर अंदाज यही रहे और पाकिस्तान मैच जीतने लग जाए तो फिर तो शायद क्रिटिसिज्म ना हो। लेकिन इंग्लैंड ने जिस तरह 6 की औसत से पिंडी टेस्ट मैच में बैटिंग की, पाकिस्तान ने वही 2.5-3 की औसत से बैटिंग की, लेकिन कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान को अपने अंदाज को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन आज थोड़ी सी तब्दीली इस लिहाज से नजर आई कि अजहर अली जिसके बारे में कहा जा रहा था कि शायद अब उसका जो कैरियर है वो इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, तो कल बाबर आजम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उसे खुद अपने मुस्तकबिल का फैसला करना होगा। तो फाइनली मेरा ख्याल में बाबर आजम ने गेंद तो अजहर अली के कोर्ट में डाली, लेकिन शायद बाबर आजम ने खुद अजहर अली का फैसला कर दिया और अजहर अली जिस तरह अब इस टेस्ट मैच में ड्रॉप हुए हैं, एक तो बोल्ड डिसीजन है कप्तान की तरफ से, लेकिन अगर पाकिस्तान के बैट्समैन इस मैच में अच्छा स्कोर करते हैं तो मुझे नहीं लग रहा कि अब अजहर अली 38 साल की उम्र में
मार्च में 38 साल के हो जाएंगे तो वो कमबैक कर सकेंगे। मुझे लग रहा है कि अजहर अली को 100 टेस्ट मैच पूरा करना है, 4 टेस्ट मैच उन्हें खेलना है, अब काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है। लेकिन जो महक आपने बात की ना, अंदाज तो उनको चेंज करना पड़ेगा, कुछ नए चेहरे लाने होंगे, कुछ ऐसे बैट्समैन इस टेस्ट फॉर्मेट में लाना पड़ेंगे जिन्हें थोड़ा तेज खेलना होगा। इस अंदाज से अब पाकिस्तान टीम चल नहीं सकती। भट्टी साहब, हम कैसे अटैक करने जा रहे हैं? मतलब कि 2 फास्ट बॉलर्स हैं हमारे पास, जिनको आप फास्ट बॉलर्स ना कहें तो बेहतर है, ठीक है। फ़हीम इज़ हैवी बॉल अगर करेगा तो 140 भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, और अगर आप बाकी अली की बात कर लें तो ही इज़ मीडियम पेसर। आर वी गोइंग टू अटैक विद स्पिन ओनली, या फिर जैसी हमने कैप्टनसी देखी स्टोक्स की कि वो पता नहीं फील्ड के साथ खेल रहे थे, वो लोगों के बैट्समैनों के माइंड के साथ खेल रहे थे, हमें वो एलिमेंट लाना पड़ेगा, वरना सिर्फ स्पिन के साथ वी आर नॉट गोइंग टू बी दैट यूजफुल। बिल्कुल फैसल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब देखें ना, फोर्स चेंजेस हुई हैं। शाहीन पहले अनफिट थे, पहले उसके बाद हारिस अनफिट हुए, कल नसीम शाह अनफिट हो गए। तो हमें एक तो ये भी चीज़ देखनी है कि हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं वो तीनों फॉर्मेट्स में हम खिला रहे हैं। मेरे ख्याल में उनका जो वर्कलोड है उसको मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन इस पिच पे चलें, हम अफोर्ड कर लेंगे कि 3 स्पिनर्स खिला के और 2 फास्ट बॉलर्स। फ़हीम अशरफ भी ऑलराउंडर हैं, हालांकि बॉलिंग ऑलराउंडर उनको कह सकते हैं, लेकिन इस पिच के हिसाब से मेरे ख्याल में मोहम्मद अली से बेहतर कोई और हमारे डोमेस्टिक सर्किट में कुछ यंग प्लेयर हैं, अच्छी चॉइस हो सकते थे। लेकिन शायद थोड़ी सी हमारी अप्रोच ऐसी है कि हम चाह रहे हैं कि किसी तरह स्पिन के जाल में फंसा दें। लेकिन पाकिस्तान का देखें, इम्तहान जो है वो पाकिस्तान की बैटिंग का भी है। अगर इंग्लैंड 250-300 रन कर देता है तो पाकिस्तान को इस पिच पे, मुल्तान की पिच पर चौथी इनिंग्स खेलनी होगी, और चौथी इनिंग्स खेलना जिस तरह अभी अबरार ने बोल्ड किया ज़ैक क्रॉली को, आसान नहीं होगा। तो इम्तहान पहले पाकिस्तान की बॉलिंग का है, लेकिन असल आजमाइश जो है वो पाकिस्तान की बैटिंग की होगी। सही, ठीक। अच्छा कादिर, आप मुझे बताएं, हमने देखा कि वर्ल्ड कप से लेकर अब तक बहुत सारी इंजरीज हमारे सामने भी हुई, हमने रिपोर्ट भी की, इस बारे में आपने हमें अपडेट भी किया, तो ज़रा बताएं कि शाहीन, नसीम और हारिस की अभी क्या अपडेट? शाहीन शाह अफरीदी ने गुज़श्ता रोज़ जो है वो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में रिहैब शुरू कर दिया था। हारिस रऊफ का जो है वो अभी उनको टाइम लगेगा और उनसे तीसरे टेस्ट मैच से पहले जो है उनको परखा जाएगा और फिर अंदाज़ा लगाया जाएगा कि हारिस रऊफ तीसरा टेस्ट मैच खेल सकते हैं या नहीं। नसीम शाह की जो है वो गुज़श्ता रोज़ हमने खबर ब्रेक की थी कि दाएँ कंधे में जो है उनको दर्द महसूस हो रहा था, तो इसलिए हम लोग पहले कहते रहे हैं, जब टीम मैनेजमेंट इन तमाम बॉलर्स को कहती रही है कि आप लोग अपना वर्कलोड डिवाइड कर लो, आप लोग रेस्ट कर लो, इसी तरह मोहम्मद रिजवान, इनको भी टीम मैनेजमेंट मुतअद्दिद मरतबा कह चुकी है कि आप अपना वर्कलोड डिवाइड कर लें। सरफराज हैं, उनको मौका दे देते हैं, आप थोड़ा सा रेस्ट कर लें, लेकिन कोई भी अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं होता। इनसिक्योरिटी होती है शायद, इस तरह से गुज़श्ता रोज़ भी शायद अफरीदी साहब ने भी यही कहा था कि कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनको इनसिक्योरिटी होती है। तो आप ये देखिए कि ये अपना वर्कलोड मैनेज नहीं करते, जिसकी वजह से अब इंजरी का शिकार हो गए। हमारे तीनों मेन फास्ट बॉलर हैं पाकिस्तान टीम के, जो इस वक्त बाहर बैठे हुए हैं और अब जो है वो हम रिजर्व खिलाड़ियों से काम चला रहे हैं। तो आप ये देखें, पाकिस्तान इंग्लैंड की काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ थी, उसके लिए हम जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हम फाइनल के लिए हमने जगह बनानी थी, लेकिन अब जो है वो मुश्किल होती दिखाई दे रही है ये सीरीज़ भी, क्योंकि मोहम्मद अली जो है उनके ऊपर इन्हिसार है फास्ट बॉलिंग का। फ़हीम अशरफ जो हैं वो उनका भी 2 फास्ट बॉलर हैं और बाकी जो स्पिनर्स हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हमें अपने जो मेडिकल पैनल है उनको भी ये सोच और समझ होनी चाहिए, उनको भी इतना इख्तियार होना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देना चाहिए कि वो इन प्लेयर्स को ऑर्डर दें कि आपको हम लोग ऑर्डर दे रहे हैं कि आप अपना टाइम। बहुत ही ज़बरदस्त बात की है भट्टी साहब। लोड मैनेजमेंट आपने देखा अभी इंडिया में क्या हाल हुआ है, और वहाँ पे तो जितने ग्रेड्स हैं, सुनील गावस्कर से लेकर कपिल देव तक, सब जो है वो इस वक्त आईपीएल पे बरस रहे हैं। लेकिन सर ये सिचुएशन तो अब हमारे साथ हो गई है। कादिर बड़ी ज़बरदस्त चीज़ निकाल के लाएँ कि मैनेजमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई आप कर लें रेस्ट या अपना मैनेज कर लें लोड, दे आर नॉट डूइंग इट। ये शायद भट्टी साहब अभी तो ये कर जाएं सर्वाइव इस मामले में कि अभी तो उनको किसी और को जगह ना दें कि कोई उनकी जगह ना ले ले, लेकिन आगे जाके लंबा अगर ये इंजर हुए तो फिर इनकी तो जो जगह है वो पक्की गई। देखिए फैसल, बिल्कुल आपने सही बात कही है
कि वर्कलोड तो इनको मैनेज करना, लेकिन मसला ये है कि ये 20-22 खिलाड़ी हैं जिसके गिर्द पाकिस्तान की टीम घूम रही है। उसमें से 2-4 लड़के टेस्ट मैच में बाहर हो जाते हैं, 2-4 वनडे या T20 की टीम में अंदर आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल में या तो हमारे पास उस क्वालिटी के प्लेयर नहीं है जो माजी में आप देखें कि बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान टीम में जगह बनाने की कोशिश करते थे, उनको जगह नहीं मिलती थी। लेकिन अब रिसेंट जो हमने टैलेंट देखा है और जो पाकिस्तान की जूनियर टीमों के साथ लोग काम कर रहे हैं, उनका भी कहना है कि इस वक्त हमारी अंडर 19 टीम, अंडर 16 टीम, उसमें इतने क्वालिटी प्लेयर नहीं है। लेकिन जाहिर है रमीज राजा खुद पीसीबी के चेयरमैन के साथ साथ फॉर्मर कप्तान भी है, वो तो कहते हैं कि जितनी मैं क्रिकेट समझता हूँ शायद कोई और नहीं समझते। तो फिर रमीज राजा को चाहिए कि वो इन मामलात को देखें कि किस तरह इन लड़कों को आराम भी देना है और मौका भी देना है। कुछ लड़के अभी भी हमारे पास इनसे बेहतर क्वालिटी के हैं, लेकिन मसला है कि अगर आपका इनके साथ मिजाज नहीं मिलता, हम ख्याल ग्रुप से उनका ताल्लुक नहीं है, तो उनको टीम में शामिल नहीं किया जाता। तो इसमें काफ़ी सोचो विचार की ज़रूरत है। लेकिन एज ए पीसीबी चेयरमैन और एज ए फॉर्मर कैप्टन रमीज राजा को चाहिए कि वो ड्राइविंग सीट पर आएँ, मेडिकल पैनल से बात करें, टीम मैनेजमेंट से बात करें। लेकिन जिस तेज़ी के साथ हमारे फास्ट बॉलर अनफिट हुए हैं और हमने अभी मसरूफ सीज़न खेलना है, इस साल हमने होम सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली है, एशिया कप खेलना है, फिर 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी हमने अगले साल खेलना है। तो पाकिस्तान का काफ़ी बिजी सीज़न है। अगर प्लेयर इस तेज़ी के साथ अनफिट हो गए तो फिर तो आखिर में पाकिस्तान अंडर 19 वाले जो है वो मेंस वर्ल्ड कप खेल रहे होंगे। अल्लाह ही खैर करेगा। फूट का शिकार है, तो इसमें सोचो विचार की बहुत सख्त जरूरत है। ठीक है भट्टी साहब, थैंक यू सो मच। कादिर ख्वाजा आपका भी बहुत शुक्रिया। फर्स्ट इज ऑन वे और एक विकेट तो हासिल कर लिए, लेकिन अब जो इंग्लैंड के एक ओपनर थे वो उन्हीं बॉलर यानी अबरार को ही अटैक कर रहे हैं। दिस इज द माइंड सेट इंग्लिश क्रिकेट हैव ब्रॉट टू द वर्ल्ड क्रिकेट। आगे बढ़ते हैं जी। जब हम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल मरहले का आगाज होगा आज से। फुटबॉल, ब्राजील का मुकाबला क्रोएशिया, अर्जेंटीना का मुकाबला नेदरलैंड से होगा। मेसी पहली बार वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब देख रहे हैं। नेमार छठी बार ट्रॉफी ब्राजील ले जाना चाहते हैं। क्वार्टर फाइनल में ब्राजील का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। नेमार की टीम फेवरेट है तो लूका मॉड्रिच की क्रोएशिया 2018 की फाइनलिस्ट है। आलमी रैंकिंग में ब्राजील नंबर 1 है। क्रोएशिया की टीम 12वें नंबर पर है। दोनों टीमों के दरमियान आखिरी 4 मैचेस में से 3 ब्राजील ने जीते, 1 ड्रॉ हुआ। दूसरे क्वार्टर फाइनल में मेसी की अर्जेंटाइन और नेदरलैंड्स का सामना होगा। वर्ल्ड रैंकिंग में अर्जेंटाइन का 3रा नंबर और नेदरलैंड्स का 8वां है। दोनों टीमें 2014 के सेमीफाइनल में टकराई तो पेनल्टी किक्स पर मैच अर्जेंटाइन ने जीत लिया था। ब्राजील और अर्जेंटाइन क्वार्टर फाइनल जीतने में कामयाब रहे तो सेमीफाइनल में टकराएंगे। तो दीजिए इजाजत, अब आपसे मुलाकात होगी पीर को। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।